टाइप, एक होते हैं सप्लाई टाइप और दूसरे होते हैं सिलेक्शन टाइप। यानी सप्लाई टाइप में आपके आ जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्विज, शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर जवाबी सवालात। और जो हैं सिलेक्शन टाइप, उसमें आपका ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज और कॉलम मैचिंग। या आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है टेस्ट जो है, जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं, ये भी हमारा सिलेक्शन टाइप में आ जाएगा। आजकल जो ये हॉटस्पॉट रिस्पॉन्स है हमारा, जिसको हम कहते हैं हॉटस्पॉट रिस्पॉन्स कहते हैं इसको, जो कंप्यूटर की मदद से या हेल्प से हम किसी भी सवाल का रिस्पॉन्स देते हैं, इसको हम हॉटस्पॉट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा, हमारे जो सिलेक्शन टाइप सर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अब ये चीज़ें आगे हम जाके देखेंगे ये जी जी। सर सप्लाई टेस्ट में क्या क्या आएगा, बताएं दोबारा। सप्लाई टाइप में फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, मुख्तसर सवालात। ये हम आगे जाके देखेंगे, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि चलें वो स्टार्ट से ज्वाइन कर लें, तो इसलिए मैंने 2-4 मिनट इस डिस्कशन पे लगाए हैं। जी सारा अरशद, आप कोई बात करना चाह रही हैं? फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो वालेकुम सलाम। एमसीक्यूज ये हम्म, क्वेश्चन था लास्ट किया, बीसीक्यूज और एमसीक्यूज में क्या डिफरेंस होता है? किस किस में? बीसीक्यूज एंड एमसीक्यूज। बीसीक्यूज, मैंने तो ये टर्म नहीं सुनी पहले, बीसीक्यूज। जी सर, ये किसी लास्ट को, टाइम क्वेश्चन हुआ। बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। तो किसी को है आइडिया तो बता दें। नहीं सर, मैंने तो ऐसे जी ही उसकी एब्रीविएशन के लिहाज से कहा था कि ये बेस्ट चॉइस हो सकती है। चलें, ये सर्च करके बता सकता हूँ मुझे। अब इस वक्त इसके बारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बीसीक्यूज के बारे में। आप मुझे क्लास के बाद लाजमी रिमाइंड कराइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला इसको देख लूँगा जी सर, और थैंक फिर यू। आपको बताऊंगा जवाब इसका जी। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमारे नॉर्मली 50+ होते हैं, तो स्टूडेंट आ चुके हैं। हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवेलुएशन से। टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवेलुएशन, ये जो चार टर्म्स हैं इनको हम कहते हैं टेस्टिंग एलिमेंट्स। इनकी प्रॉपर हायरार्की है। हायरार्की से मुराद ये है कि टेस्ट सबसे बॉटम पे होता है और हाईएस्ट लेवल जो है इस हायरार्की में, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये इवेलुएशन का होता है। टेस्ट, उसके बाद मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवेलुएशन। मैं बायो का टीचर हूँ, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स या क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ या लिविंग थिंग्स, ये मैंने पढ़ाया अपने बच्चों को चैप्टर। अब चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को असेस करूँ कि क्या बच्चों ने इस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया है, जो मेथड मैंने यूज़ किया है क्या वो ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बच्चों को बता देता हूँ कि भाई आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, सवाल बनाता हूँ। वो यानी टेस्ट, हर टेस्ट का कोई ना कोई फॉर्मेट होगा, या चाहे वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होगा तो दो टाइप्स होती हैं बेसिक उसकी, सप्लाई टाइप या फिर सिलेक्शन टाइप। सब्जेक्टिव है तो उसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स या फिर फिक्स्ड रेस्पॉन्स। तो दो टाइप्स होती हैं दोनों की, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव की। फर्ज करें मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट बना रहा हूँ, सिलेक्शन टाइप एमसीक्यूज का टेस्ट बना रहा हूँ, तो मैं टेस्ट बनाऊंगा 50 एमसीक्यूज का। हर एमसीक्यूज का एक दुरुस्त जवाब भी होगा, ठीक है। अब टेस्ट मैंने बच्चों को दे दिया, बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया। अटेम्प्ट करने के बाद मैं उसकी मार्किंग करता हूँ, स्कोर लगाता हूँ, नंबर लगाता हूँ, नंबरिंग करता हूँ, जिसे हम क्वांटिफिकेशन कहते हैं। अब स्कोर लग गए, मार्क्स लग गए। मार्क्स लगाने के बाद मैं अपने बच्चों को उनके रिजल्ट्स शेयर करता हूँ कि बेटा आपके फलां के ये मार्क्स हैं, क्लास में फर्स्ट पोजीशन इसकी है, लास्ट पोजीशन इसकी है, इतने बच्चों ने ए ग्रेड लिया है, या इतने बच्चे जो है वो 80+ रेंज में हैं, इतने बच्चे जो है वो इस रेंज में हैं। तो मैं असेस कर लूंगा कि मेरी क्लास में इतने बच्चों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड, मैं उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, उसको शेयर कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट के साथ। अब मुझे पता चल गया कि क्या मेरा जो मेथड है जिससे मैंने पढ़ाया, इसको मैं कंटिन्यू रखूं या ना रखूं। तो ये यहाँ तक हम पहुंच गए असेसमेंट। ये टेस्ट मेजरमेंट और असेसमेंट आम तौर पर ये ड्यूरिंग टीचिंग
लर्निंग होते हैं तकरीबन ये 3 जो इवेलुएशन है ये हमेशा एंड पे होती है क्योंकि ये वैल्यू जजमेंट होती है। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन या ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग जो है हम असेसमेंट करते हैं नॉर्मली, और एंड पे हमेशा हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। अब मैंने सारी बुक पढ़ा ली या चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं बच्चों को ग्रेड दूंगा जिस असेसमेंट में यही सारे स्टेप्स रिपीट होंगे, वैल्यूएशन में भी यही सारे स्टेप्स रिपीट होते हैं एंड पे, एंड ऑफ सेशन, एंड ऑफ सेमेस्टर, एंड ऑफ ईयर। अब मैंने उन बच्चों को उसी पैटर्न पे जो टेस्ट मैंने खुद बनाया या बोर्ड का एग्जाम हुआ उसका उसकी स्कोरिंग हुई, स्कोरिंग के बाद उसके रिजल्ट्स के बाद अब बच्चों को डिग्री अवार्ड की जा रही है, सर्टिफिकेट अवार्ड किया जा रहा है कि इस बच्चे का ए ग्रेड है या इसकी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, या इस बच्चे का जो है वो फेल हुआ है ये बच्चा। इतने बच्चे जो है हमारे वो 80% पे हैं, इतने 60% पे हैं, एटसेट्रा। यानी इसमें पास फेल का कॉन्सेप्ट है, इसमें वैल्यू जजमेंट होगी कि ओवरऑल इस बच्चे ने पूरे साल में क्या सीखा, टीचर की जो टीचिंग है वो कितनी इफेक्टिव हुई। तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्वालिटी जजमेंट, ओवरऑल क्वालिटी जजमेंट। तो इसमें जो है इसको हम कहते हैं वर्थ, वैल्यू या क्वालिटी जजमेंट, ये हम इवेल्युएशन कहते हैं, ये एंड पे होती है। ये मुकम्मल प्रोसेस की जो जजमेंट होती है, जो वर्थ, वैल्यू या क्वालिटी, किसी भी प्रोसेस की क्वालिटी को हम चेक और मेजर करते हैं, ये हमारी एवेल्युएशन कहलाती है, ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है। तो अब जो एग्जांपल मैंने आपको दी है उसी से इसकी डेफिनेशन इन सब की ड्रा करेंगे। सबसे पहले टेस्ट पे आते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने चैप्टर पढ़ाया और बच्चों को बताया कि मैंने आपका टेस्ट लेना है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, 50 नंबर का एक सवालनामा या पेपर, क्वेश्चन पेपर तैयार करता हूँ जिसको हम टेस्ट कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट ऑफ, मैंने साथ ये भी बताया कि हर क्वेश्चन एमसीक्यू का एक दुरुस्त जवाब भी होगा। अ सेट ऑफ क्वेश्चन हैविंग करेक्ट आंसर दैट एग्जामिनी यूजुअली आंसर ऑरली और इन राइटिंग, यानी सवालात का मजमुआ जिसमें हर सवाल का एक दुरुस्त जवाब होता है जिसको इम्तिहान देने वाला ज़बानी या फिर तहरीरी तौर पर जवाब देता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। अब मैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि मैं बच्चों को असेस करना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, क्या उन्होंने सीखा। तो ये इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए मैं जो एक प्रोसेस यूज करता हूँ, एक मेथड यूज करता हूँ टेस्ट लेने वाला, तो ये टेस्ट की डेफिनेशन ये भी आप कह सकते हैं, फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। तीसरी है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर। एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको मेजर करने के लिए जो मैं मेथड यूज करता हूँ या इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ कि क्या तब्दीली आई है पढ़ने पढ़ाने के बाद, तो ये क्या कहलाती है, ये भी टेस्ट की डेफिनेशन है। तो ये सबसे आसान डेफिनेशन, ये थर्ड वन है। आप इनमें से कोई एक डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने टेस्ट ले लिया, टेस्ट लेने के बाद अब मैं जो स्कोरिंग करता हूँ यानी नंबरिंग करता हूँ, बच्चे के टेस्ट को स्कोर देता हूँ, मार्क्स देता हूँ, इसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। क्वांटिफिकेशन ऑफ और स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट आर लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल परफॉर्मेंस और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव। नंबर लगाना, सिंपली बच्चे के पेपर को के मार्क्स लगाना, नंबर लगाना, ये क्या कहलाता है, उसकी क्वांटिफिकेशन करना, ये मेजरमेंट कहलाता है। देन आता है असेसमेंट। मैंने कहा कि मैंने नंबर लगा लिए, नंबर लगाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों के साथ रिजल्ट शेयर करता हूँ। यानी असेसमेंट में हम कहते हैं, असेसमेंट में टेस्ट भी आ जाता है और मेजरमेंट भी आ जाती है। इन दोनों की बेस पे, क्योंकि टेस्ट पहले हम लेते हैं तो फिर मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन हम कर सकेंगे ऑब्वियसली। तो दोनों चीज़ें ये पहले से शामिल होती हैं। तो जो हमारा हमने टेस्ट लिया और उसकी मेजरमेंट की, मेजरमेंट करने के बाद उसके जो रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स अब हम क्या करें, शेयर करें अपने स्टूडेंट्स के साथ और उनकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। It is interpretation of measurement data. It makes sense of data collected from the student performance. बच्चे की परफॉर्मेंस से जो डाटा हमने कलेक्ट किया, तो ये हमें बताता है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। इट मेक्स सेंस ऑफ डाटा, यानी जो डाटा हमने कलेक्ट किया तो वो हमें इस चीज को डिपिक्ट करेगा, शो करेगा कि बच्चे ने कितना परफॉर्म किया। हम उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, बच्चे के साथ उसकी तशरीह करेंगे कि ये पास है, ये फेल है, इसको समझ आ गई, इसको समझ नहीं आई। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्पेसिफिक एजुकेशनल टास्क। किसी भी एजुकेशनल टास्क, यानी जैसे मैंने कहा कि एक चैप्टर की मैं असेसमेंट करना चाह रहा हूँ, ये एक टास्क है। अब
कलेक्ट किया, यानी उनसे पेपर लिया, पेपर लेने के बाद उनके जो रिस्पॉन्स है वो कलेक्ट हो गए, कलेक्ट होने के बाद उनकी इंटरप्रिटेशन की, यानी उनके साथ रिजल्ट शेयर किए, फिर इसको रिकॉर्ड किया, अपने पास रिकॉर्ड में रखा, और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया बच्चे की परफॉर्मेंस के लिए, उनके पेरेंट्स के साथ शेयर किया, अगले ग्रेड पे जाने के लिए, अगले चैप्टर पे जाने के लिए, अगले ग्रेड में प्रमोट करने के लिए, एटसेट्रा। तो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड यूजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ये क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। याद रखिएगा कि तमाम तरह की, जितनी भी तरह की असेसमेंट होती हैं, ये सारी की सारी असेसमेंट टेस्ट होती हैं, यानी तमाम जो असेसमेंट्स होती हैं वो टेस्ट्स होते हैं, लेकिन सारे जो टेस्ट होते हैं वो असेसमेंट होते हैं, लेकिन सारी असेसमेंट्स टेस्ट नहीं होते। मसलन आप क्लास में जितनी भी तरह के टेस्ट ले लेंगे, चाहे आप रिटन लेते हैं, चाहे आप ओरल लेते हैं, चाहे आप सब्जेक्टिव लेते हैं, चाहे आप ऑब्जेक्टिव लेते हैं, चाहे आप वर्बल लेते हैं, चाहे आप नॉन वर्बल, आप बच्चे को असेस करना चाह रहे होते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, कि उसने कितना कुछ गेन किया हुआ है। तो तमाम टेस्ट असेसमेंट होते हैं, लेकिन तमाम असेसमेंट टेस्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल, आप क्लास में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन जो है एक तरह की असेसमेंट है, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सारे के सारे टेस्ट असेसमेंट होते हैं, लेकिन सारी असेसमेंट टेस्ट नहीं होती। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, ये तो हो गई जो मैंने एग्जांपल आपको दी। अब नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है। इसमें हम ये कहते हैं कि हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करते हैं। जजमेंट किसको कहते हैं? जजमेंट कहते हैं किसी को पास या फेल करने को। इसके बाद हमारे पास बेहतरी की गुंजाइश नहीं होती, यानी हम ये नहीं कह सकते कि दोबारा चांस नहीं देते। जैसे फाइनल एग्जाम हमारे यहाँ होता है, तो वो हमारा जो फाइनल एग्जाम है वो बेसिकली इवेलुएशन होती है। सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम, ईयर का फाइनल एग्जाम, ये हमारी इवेलुएशन होती है, क्योंकि इसके बाद हम ग्रेडिंग करते हैं, किसी बच्चे को पास करते हैं, किसी को फेल करते हैं, ठीक है। इसकी बेस पे बच्चे की पोजीशंस होती हैं, इसकी बेस पे बच्चे की अगले ग्रेड में प्रमोशन होती है। तो ये एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ चैप्टर आप कह लें, एंड ऑफ यूनिट कह लें, एंड ऑफ सेशन कह लें, जो असेसमेंट की जाती है, इसको हम, जो जजमेंट सारी की जाती है, इसको हम इवेलुएशन कहते हैं। ये हाईएस्ट इन स्कोप है। इट इज अ वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन टेस्ट, जजमेंट ऑफ वैल्यू, वर्थ और क्वालिटी। ये जो फाइनल ईयर एग्जाम होते हैं, ये इवेलुएशन होते हैं। ये बेसिक चार टर्म्स हैं: टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेलुएशन। इन्हीं के बेस पे पूरे का पूरा चैप्टर घूमता फिरता रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब जो बेसिक डिफरेंस है ना, ये टेस्ट मेजरमेंट तो आसान है कि टेस्ट तो आपने बच्चों से टेस्ट लेना है, क्वेश्चन पेपर बनाया, बच्चों से ले लिया, इजी बात है, आसान सी बात है। मेजरमेंट भी आपने उसके स्कोर लगा लिए। असेसमेंट और इवेलुएशन में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैंने पहले भी बताया है सॉरी, कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग आप बच्चे को कि जितना आप उसको असेस कर रहे होते हैं ना, वो असेसमेंट कहलाती है हमारी। यानी ड्यूरिंग टीचिंग और लर्निंग आप क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली जो कुछ आप बच्चे की जो है वो परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए, जज करने के लिए, मेजर करने के लिए जो कुछ करते हैं, उसको हम असेसमेंट कहते हैं। और जब आप फाइनल जो ये कहते हैं कि सर्टिफाइंग जजमेंट होती है एवेलुएशन, जैसे समेटिव एवेलुएशन और एवेलुएशन की हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। समेटिव एवेलुएशन वो भी एंड पे होती है, तो एवेलुएशन भी इसी तरह हमेशा एंड पे होती है। ये एक प्रोसेस की ओवरऑल जजमेंट का दूसरा नाम है। असेसमेंट जब हम करते हैं तो हम अपना मेथड चेंज कर सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि, क्योंकि मैंने बताया कि ये ड्यूरिंग होती है नॉर्मली, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अपना मेथड चेंज कर सकते हैं, यानी कोई रेमेडीज तलाश कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, जो बच्चे की लर्निंग को इश्यूज आ रहे हैं, वो हम उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन इवेलुएशन के बाद, जैसे मैंने बताया, ये सर्टिफाइंग जजमेंट होती है। उसके बाद हम बच्चे को ग्रेड देते हैं, इसके बाद हमारे पास तब्दीली की गुंजाइश नहीं होती। तो ये चार जो है वो बेसिक टर्म्स हैं, उम्मीद है ये क्लियर हो गई होंगी। टेस्ट जो है ये हमें बताता है हाउ वेल, यानी कोई भी प्रोसेस कितना वेल है। मेजरमेंट हमें बताता है हाउ मच। एवेलुएशन और जो है असेसमेंट हमें बताते हैं हाउ गुड। ये डेफिनेशन किसने और कब दी है, इनको आप छोड़ दें, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है यहाँ पे, सॉरी टेस्ट में। और इंटरव्यू में इसके बारे में इतना कोई खास नहीं पूछा जाता कि टेस्ट की डेफिनेशन क्या है, मेजरमेंट की, असेसमेंट की किसने दी। ये पूछी जो जा सकती हैं, लेकिन ये नहीं पूछी जा सकती कि असेसमेंट को किसने डिफाइन कैसे किया, ये नहीं पूछा जाता नॉर्मली। अब उसके बाद है अप्रोचेस टू असेसमेंट। अब तीन अप्रोचेस हैं असेसमेंट की। जी सारा, अरशद आप कोई बात करना चाह रही?
जी, अप्रोचेस टू असेसमेंट। अब अप्रोचेस जो है वो तीन है असेसमेंट में। एक होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग से क्या मुराद है? वो तमाम असेसमेंट जो आप टीचिंग और लर्निंग के लिए करते हैं। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। अब जैसे आपने बच्चे को एडमिशन देना है तो आप उस बच्चे की जो असेसमेंट करते हैं इसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। यानी बच्चे को आपने किसी ग्रेड में एडमिशन देना है, किसी ग्रुप में प्लेस करना है, तो आप उसको उसकी जो असेसमेंट आप करेंगे तो ये हमारी स्टार्ट में जो हम करते हैं ये प्लेसमेंट है। इसी तरह टीचिंग लर्निंग के दौरान, इस तरह आप बच्चे की जो परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज हैं स्टार्ट में आप मेजर करते हैं तो वो भी हमारी क्या कहलाती है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट उसे हम कहते हैं। ये भी आप स्टार्ट में करते हैं। इसी तरह ड्यूरिंग टीचिंग आप लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहते हैं कि कितनी प्रोग्रेस इसमें क्या चल रहा है, बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। वो तमाम असेसमेंट जो ये हम अभी पढ़ेंगे, कंफ्यूज परेशान ना हो जो कुछ स्टूडेंट जो है जिनको अगर इन टर्म्स के बारे में पहले अवेयरनेस नहीं है, जो जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, तो आगे इन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये जो स्टार्ट में हम असेसमेंट कर रहे हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक है या प्लेसमेंट है, इसी तरह जो दरमियान में कर रहे हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट टू मेजर लर्निंग प्रोग्रेस या टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस। तो ये दोनों जो है तीनों ये क्या कहलाती हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग से मुराद ये वो असेसमेंट होती है टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग। ये टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए जो असेसमेंट की जाती है उसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। एनेबल टीचर टू यूज इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग द स्किल्स टू इन्फॉर्म their teaching. Teachers provide feedback to student about their learning and how to improve. टीचर जो है बच्चे को बताता रहते हैं। अभी हम देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये चीज़ पढ़ेंगे। इसके बाद होती है असेसमेंट एज लर्निंग। पहले हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। अब स्टार्ट वाली और दरमियान में ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग जो असेसमेंट होती है उसको हम कह रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये क्यों करते हैं? लर्निंग को और टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, बेहतर बनाने के लिए, उसमें जो डेफिशिएंसीज हैं, जो फ्लॉज हैं, उनको रिमूव या मिनिमाइज करने के लिए। अब हमने पढ़ा लिया सेशन, ईयर या टॉपिक, चैप्टर। पढ़ाने के बाद जो असेसमेंट हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि जो हम ऑब्जेक्टिव हमारे थे क्या वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए, क्या हमारे एसएलओज हमें गेन हुए हैं कि नहीं हुए। जो पढ़ाने के बाद या टीचिंग के बाद जो असेसमेंट हम करते हैं उसको चेक करने के लिए कि कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं, लर्निंग टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही है या नहीं रही। तो इसको हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी कितना कुछ गेन किया जा चुका है लर्निंग की असेसमेंट की, कितनी लर्निंग हो चुकी है। ये हमेशा एंड पे होती है किसी भी को, टू डिटरमाइन अचीवमेंट कि कितना बच्चे ने अचीव किया है। इसकी एग्जांपल एग्जाम्स हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट है। अभी आगे जाके इनको देखेंगे। अब तीसरी जो अप्रोच है इसको हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग कुछ स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ये काफ़ी सारी बुक्स में ये शायद मौजूद ही नहीं है असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग जो है जब एक बच्चा अपनी असेसमेंट खुद कर रहा है, यानी एक तो टीचर कर रहा है ना बिफोर या ड्यूरिंग, बिफोर या ड्यूरिंग जो कर रहा है टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, वो हमारी है असेसमेंट फॉर लर्निंग। जो टीचिंग के आफ्टर टीचिंग आफ्टर कोर्स वो जो कर रहा है टू टू चेक या टू मेजर अचीवमेंट, उसको हम कह रहे हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब एक बच्चा अपनी असेसमेंट खुद कर रहा है या उसका जो फेलो है, पीयर कहते हैं जो हम उम्र जो बच्चा होता है, सेम एज ग्रुप के दो इंडिविजुअल्स, उनका जो आपस में बॉन्ड होता है इसको हम पीयर कहते हैं, PER। अब जो दो स्टूडेंट आपस में एक दूसरे की असेसमेंट कर रहे हैं, उस पर एक दूसरे को फीडबैक दे रहे हैं, तो ये कहलाती है असेसमेंट एज लर्निंग। यानी इसको हम सेल्फ रेगुलेशन भी कहते हैं, अपना तखमीना, अपनी असेसमेंट खुद करना या अपने पीयर, फेलो, कुलीग, क्लासमेट एक दूसरे की असेसमेंट करके उस पर जो फीडबैक या रिव्यू देते हैं इसको हम क्या कहते हैं? असेसमेंट एज लर्निंग। इप्सिटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ वंस ओन परफॉर्मेंस, किसी की अपनी परफॉर्मेंस को खुद जज करने की करना जो है असेसमेंट एज लर्निंग कहलाता है।
जी उसके बाद असेसमेंट। अच्छा जो लोग थोड़ा सा लेट आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये स्टार्ट वाला जो 5-10 मिनट का सेशन है ये लाजमी आप सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं इस चैप्टर के बारे में, तो उनको सुनना जो है वो लाजमी होगा आपके लिए। ठीक। इतने सारे हैंड रेज किए हुए हैं, कोई सवाल है आप लोगों को तो पूछ लें जी प्लीज। तौहीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो मेजरमेंट है इसमें भी आपने बताया है कि हम परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, नंबर से निकालते हैं, और जो हम्म। एवेल्यूएशन है उसके अंदर भी हम मार्क्स की बेस पे पास फेल करते हैं। तो मार्क्स तो दोनों में आ रहे हैं, फिर डिफरेंस क्या आ रहा है? तो डिफरेंस आपको मैंने ये बात बताई है कि जो एवेल्युएशन होती है ये हमेशा एंड पे होती है, ये सर्टिफाइंग होती है, फाइनल होती है। ठीक है। और जो असेसमेंट है ये ड्यूरिंग हम कह रहे हैं कि जो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हम बच्चे ये की जो मेजरमेंट करते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसको हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद हम अपने मेथड को, अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कर सकते हैं ताकि जो पोर्शन हमारे सब्जेक्ट का कंटेंट का रह गया वो मज़ीद बेहतर तरीके से डिलीवर हो सके और बच्चा बेहतर तरीके से लर्निंग कर सके। जबकि एवेलुएशन में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, क्योंकि ये एंड पे होती है, तो इसमें ये फाइनल होती है। जजमेंट हमेशा एंड पे की जाती है किसी भी प्रोसेस के। तो इसके बाद हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हम अपने किसी भी मेथड को इम्प्रूव कर सकें। ये डिफरेंस है जी। जी किन्जा सर, अख्तर। और डायग्नोस्टिक का पढ़ा था कि वो वो अभी हम एंड पे पढ़ाएंगे थोड़ी देर। है। नहीं, मैं उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करना चाह ओके। रहा, वो हमने पढ़ा नहीं है। वेट करें। किन्जा अख्तर जी जल्दी से प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है कि समेटिव असेसमेंट और वैल्यूएशन में एक दफा डिफरेंस क्लियर कर दें मुझे। हाँ समेटिव वैल्यूएशन अभी हम पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा, ये मैंने पहले भी बताया है कि एवेल्युएशन हमेशा समेटिव एंड पे होती है। असेसमेंट और वैल्यूएशन से एंड बस पर तो दोनों ही हो रही है ना। वो तो देखें, वैल्यूएशन भी आप एंड पे मैं कर रहे बताता हैं। हूँ। और हाँ जी, समेटिव में ये मैं जा रहा हूँ तो मैं वहां पे जाके बताता हूँ आपका, थोड़ा सा वेट करें जी, सर क्लियर हो जाएगा अभी। कंट्रास्ट में सैरिश कीजिएगा। नाज जी, सैरिश नाज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि असेसमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सर एक रियल लाइफ एग्जांपल या क्लास रिलेटेड एक एग्जांपल दे दें। हाँ क्वांटिटेटिव ऐसे है ना कि आपके पास तो स्कोर आ चुके हैं बच्चे के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अली के जो है 50 में से 41 मार्क्स हैं, 41 मार्क्स हैं। ठीक है, अली क्लास में फर्स्ट है। अब आप उसको इंटरप्रेट कर रही हैं, अब उसको आप ये कह रही हैं कि अली के क्लास में 41 मार्क्स हैं और अली क्लास में फर्स्ट है। ठीक है, अब ये फर्स्ट जो है ये आपकी क्वालिटी है। ठीक है, आप उसको कह रहे हैं कि ये क्लास में प्रोमिनेंट बच्चा है, या इसने क्लास को टॉप किया है, या इसकी फर्स्ट डिवीजन है। और जो आप जो है उसकी स्कोरिंग आपने की हुई है पहले से, वो उसकी क्वांटिटी है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इसमें आ जाती हैं असेसमेंट में। जी फरानाज जल्दी से प्लीज। सर ये जो अभी आपने कहा है कि असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें जो है वो स्टूडेंट जो है वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करता है, तो इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट आएगा? नहीं, मैं अभी बताता हूँ इसके बारे, थोड़ा सा वेट करें आप प्लीज। जी ये अभी हम इनकी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, असेसमेंट फॉर एज और ऑफ लर्निंग की, तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। वन बाय वन जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं इंशाल्लाह इनके आंसर भी मैं साथ कर दूंगा। अब हम बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग की। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट असेसमेंट, ये तीन असेसमेंट जो है स्टार्ट से मैं बात करता हूँ कि आपने एक बच्चे को किसी स्पेसिफिक ग्रेड में प्लेस करना है, यानी किसी ग्रेड में एडमिशन दे रहे हैं, तो आप एडमिशन टेस्ट जो ले रहे हैं, आपका एडमिशन टेस्ट प्लेसमेंट टेस्ट कहलाता है। ठीक है, इसी तरह आप ये चेक करना चाह रहे हैं क्या मेरे बच्चे को कोई परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज तो नहीं है, जिसको हम लिमिटेशन ऑफ लर्निंग्स भी कहते हैं। जैसे कोई रीडिंग डिफिकल्टी है, किसी को राइटिंग का कोई मसला है, किसी को स्पीकिंग का प्रॉब्लम है, किसी को फोकस का प्रॉब्लम है। तो इस तरह के जो किसी को ग्रुप में काम करने का कोई प्रॉब्लम है, तो परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करता है एक टीचर स्टार्ट में, किसी भी इंस्ट्रक्शन के स्टार्ट में। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। मेडिकल रीजन, स्ट्रेंथ या वीकनेस भी इसको कहते हैं, या परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज को मेजर करने के लिए जो असेसमेंट टीचर करता है क्लास में, इसको हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक कहते हैं। अब ये दोनों स्टार्ट में होगी। अब टीचर पढ़ा रहा है तो ड्यूरिंग टीचिंग
हम क्या करते हैं, अक्सर सवाल लिख रहे होते हैं बोर्ड के ऊपर, बच्चे को लिखा रहे हैं, क्लासरूम में हम मूव कर रहे होते हैं कि कौन बच्चा लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा। हम क्वेश्चन भी करते हैं ड्यूरिंग टीचिंग किसी बच्चे से जो हमने अच्छा जो मैंने पढ़ा दिया कौन मुझे जवाब देगा, या हम नाम लेके जो है वो बच्चे से सवाल कर लेते हैं। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यानी टीचिंग के दौरान जो आप सवाल जवाब करते हैं, जो बच्चे को सवाल लिखवाते हैं, बच्चे से जुबानी आप पूछते हैं, तो या क्लास वर्क जिसे हम कहते हैं जो आप देते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का कॉन्सेप्ट स्टीवन ने दिया था। तो ये 3 तरह की असेसमेंट हैं, ये तीनों असेसमेंट फॉर लर्निंग है। पहले हम प्लेसमेंट को देखते हैं, आर यूज टू प्लेस स्टूडेंट इनटू अ course level or academic program. For this reason, placement assessment are administered before a course program begins. Previous knowledge is assessed in placement assessment. यानी जो कुछ पहले पढ़ा हुआ है वो हमारा प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाता है। मसलन हमारा जो पीपीएससी टेस्ट लेता है ये भी प्लेसमेंट असेसमेंट है, जिसमें हमने जो कुछ पहले पढ़ा हुआ है उसकी असेसमेंट की जाती है। इसी तरह किसी बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में कॉन्सेप्ट है, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में खैर से ये प्रैक्टिस नहीं है कि जब किसी भी दूसरे स्कूल से बच्चा आता है गवर्नमेंट या प्राइवेट से, तो वो पहले उसको असेस करते हैं कि क्या ये तीसरी में बैठने काबिल है भी या नहीं। जो ये प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाती है। इस तरह एक टेस्ट होता है रेडीनेस टेस्ट, ये भी असेसमेंट फॉर लर्निंग में आता है। व्हाट इज रेडीनेस असेसमेंट, क्या बच्चा इस चैप्टर इस टॉपिक को इस कंटेंट को सीखने के लिए तैयार है, रेडी है। तो उसके लिए जो असेसमेंट की जाती है ये क्लास के अंदर ही हो रही है, यानी बच्चे को आपने कुछ पढ़ाना है तो पढ़ाने से पहले आप उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, उसकी प्रीवियस नॉलेज की, यानी उसकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को जज करने के लिए, और प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करते हैं आप, जिसे हम प्रिपेयर्डनेस भी कहते हैं। प्रिपरेशन के बाद जो है वो प्रिपरेशन में आता है, आई थिंक ये कि आप बच्चे का प्रीवियस नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज को आप करंट जो टॉपिक है उसके साथ रिलेट करके उसकी बेस पे क्वेश्चन जो बनाते हैं, तो वो बच्चे को ये क्लास के अंदर ही हो रहा है स्टार्ट में। ये भी रेडीनेस टेस्ट, ये भी असेसमेंट फॉर लर्निंग है। बहरहाल 3 ये जो है वो मेन टाइप्स हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक है। अब आप ये मेजर करते हैं, एक तो आपने बच्चे की प्रीवियस इंफॉर्मेशन जज कर ली प्लेसमेंट से किसी ग्रेड में प्लेस करने के लिए। अब उसके बाद आप ये देखते हैं कि क्या इस बच्चे को कोई जो है कोई लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, अगर हैं तो वो आप किस असेसमेंट में मेजर करते हैं, डायग्नोस्टिक में। डायग्नोस्टिक ये इसी तरह ही है कि एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है तो वो उसको दवाई देने से पहले क्या करता है, उसको चेक करता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। जब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है देन वो उसके अकॉर्डिंग उसको जो मेडिसिन है वो तजवीज़ करता है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी इंस्ट्रक्शन क्रिएट करने से पहले उसकी परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टी, इसको रीडिंग में मसला है तो इसको मैंने कैसे पढ़ाना है इसको राइटिंग का इशू है, एक सेकंड वेट कीजिएगा। जी, तो इसको जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं वो मेजर की जाती हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट में, बिफोर क्रिएटिंग या बिफोर या एट द स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये भी असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ये कैसे करता है, वो इंटरव्यू ले सकता है, शॉर्ट क्विज ले सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बताया कि टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के दौरान जो क्वेश्चन आंसर वो करता है ऑरली या रिटन फॉर्म में, वर्बल नॉन वर्बल, तो ये सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाते हैं। assess a student performance during instruction and usually occurs regularly throughout the instruction process. The goal is to monitor student learning and to provide feedback. बच्चा काम कर रहा है, आप उसको क्लास वर्क आपने दी है, आप उसको चेक करते हैं और वो ठीक कर रहा है तो उस पर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, शाबाश देते हैं, गुड कहते हैं, स्टार बनाते हैं या उसकी कॉपी के ऊपर आप जो है उसको अप्रिशिएट कर देते हैं, कोई कमेंट दे देते हैं। और अगर वो नहीं कर रहा ठीक तो आप उसके क्या कहते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। तो ये फीडबैक होता है, यानी एक बच्चे की जो परफॉर्मेंस है अगर वो सही है तो उसको आप जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं, और अगर सही नहीं है तो आप उसकी इस्लाह कर रहे होते हैं। ये असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ये तीनों जो है, और चौथी इसमें रेडीनेस टेस्ट है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। क्लासरूम में जितनी भी तरह की, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि क्लासरूम में जो असेसमेंट की जाती है उनका बेसिक पर्पस क्या होता है, बच्चे की असेसमेंट होता है क्या, कि बच्चे ने कितना क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, नहीं, इसका बेसिक पर्पस जो है क्लासरूम की सारी असेसमेंट का इज टू,
ये क्लासरूम की असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, इवैल्यूएशन की या सबमिटिव असेसमेंट की हम बात नहीं कर रहे। तो पर्पस ऑफ क्लासरूम टेस्टिंग और असेसमेंट इज टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन। इसका मकसद क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, टीचर अपनी इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करे। उसके बाद असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग में फरहान ने क्वेश्चन किया कि क्या ये फॉर्मेटिव होती है, बच्चा अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहा है। अब ये जो सेल्फ असेसमेंट फॉर्मेटिव वर्ड है ना, ये टीचर के लिए है कि टीचर यूज करता है। एक बच्चा अपनी असेसमेंट खुद जब करेगा तो इट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा। हेलो जी आवाज आ रही? सर आप। जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी, असेसमेंट एज लर्निंग, जैसे पहले मैंने बताया है कि असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या होता है कि एक बच्चा अपनी असेसमेंट खुद करता है या फिर उसका जो कोलीग है, पीयर है, क्लासमेट है, फेलो है, कोलीग है, वो जब उसकी असेसमेंट करता है, उसको जो फीडबैक देता है, इसको असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब इसकी तीन टाइप्स हैं यहाँ पे, इप्सिटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट। इप्सिटिव असेसमेंट में क्या किया जाता है? इप्सिटिव असेसमेंट में मैं स्टूडेंट हूँ, मुझसे टीचर ने चैप्टर नंबर 1 का, मैथ का चैप्टर नंबर 1 है सेट, इसका टेस्ट लिया। इस टेस्ट में मेरे 100 में से 80 मार्क्स आए। अब टीचर ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया, चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने के बाद टीचर ने टेस्ट लिया, उस टेस्ट में मेरे 85 मार्क्स आ जाते हैं। अब मैं जो कि स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी करंट परफॉर्मेंस को अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ जज कर रहा हूँ कि मैंने कितना इम्प्रूव किया। मेरे 85 मार्क्स आए, 5 मार्क्स मैंने ज़्यादा लिए हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी लर्निंग इम्प्रूव हुई है। मेरे 70 मार्क्स आ जाते हैं, 10 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो फिर मैं सोचूंगा कि ये 10 कम क्यों आए हैं। तो एक इंडिविजुअल जब अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है और उस पर सोचता है कि कौन से एरियाज में मेरे वीक रह गए हैं इस दफ़ा, या कौन से ऐसी एरियाज हैं जिनकी वजह से मेरे मार्क्स इस दफ़ा ज़्यादा आए हैं, तो इट इज़ कॉल्ड इप्सिटिव असेसमेंट। ठीक है, इट measures द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट अगेंस्ट प्रीवियस परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट स्टूडेंट। एक स्टूडेंट अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस को जज करता है। मैं इसकी रीडिंग नहीं कर रहा, या आपके पास बुक्स और नोट्स हैं, आप वहां से कर लीजिएगा। देन है सेल्फ असेसमेंट, यानी ये होती सेल्फ सर आप असेसमेंट है, ग्रुप लेकिन में इसमें नोट्स शेयर कर दें। जी सर ग्रुप में भी नोट्स शेयर कर दें काइंडली। क्या कर दूं? सर नोट्स शेयर कर दिया करें। अच्छा चले, मैं कर दूंगा। इस चैप्टर के आई थिंक नहीं कि, चले मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, क्लास के बाद लास्ट में रिमाइंड करा दीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर, वो जो 84 पेजेस आपने कहा था कि मैंने ये, वो मुझे नहीं मिले ना, जो आपने कल मैं नहीं ले सकी, हमारे लाइट नहीं थी, तो वो सर। अच्छा, को आपस में जज कर रहा होता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज काफी डिस्टर्ब हो रही है। नो वॉइस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, नेट
वर्क का थोड़ा सा इशू था। अब सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट एक इंडिविजुअल अपने एक्शंस की, जो करंट उसके एक्शंस हैं उनको जज कर रहा है कि आज जो टीचर ने पढ़ाया मैंने कितना सीखा समझा, जो सर ने या मैम ने जो क्वेश्चन मुझे दिया है मुझे क्यों नहीं आ रहा, कहाँ से मुझे इशू है। तो एक बच्चा जब अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, यानी अपना अपना जो है अपनी परफॉर्मेंस, एटीट्यूड, अपने बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को, एक्शंस को वो खुद देख रहा है, जज करता है, इट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। ठीक है। और जब इसको यही इंडिविजुअल अपनी करंट परफॉर्मेंस को प्रीवियस के साथ जज करेगा तो ये इप्सिटिव कहलाएगी। देन आता है पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल। ये दोनों वर्ड सेम है। अप्रेजल का मतलब असेसमेंट होता है, याद रखिएगा। पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल एक ही चीज के दो डिफरेंट नेम है, अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। पीयर असेसमेंट एंड पीयर अप्रेजल। पीयर रिव्यू जो है वो अलग चीज है, मैं बताता हूँ। पीयर असेसमेंट एंड पीयर अप्रेजल से मुराद ये है कि मेरा नाम नईम है, मेरे साथ जो है वो अली बैठा हुआ है, मैं क्लास में टीचर ने टास्क दिया है। अब टास्क जो असाइनमेंट या कोई क्वेश्चन दिया है टीचर ने, अब मैं जो है ये हमने जैसे उसमें कोऑपरेटिव लर्निंग में पढ़ा था, तो थिंक पेयर शेयर वाला आपको याद होगा शायद। तो मैं जो है अली को कहता हूँ कि अली ये देखिए मैंने सवाल मुझे सवाल आप लिखवाएं या आप मुझसे पूछे, मैं आपसे पूछता हूँ। अली मुझसे क्वेश्चन करता है, मैं अली से करता हूँ। उसके बाद एक दूसरे को हम क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं कि अली कहेगा कि यार आपका क्वेश्चन, आपका आंसर ठीक है या गलत है, यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे है। मैं अली को कहूंगा कि वेल डन, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अली मुझे कहेगा कि नहीं आपने यहाँ से गलती की। इट इज कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक। तो जो एक दूसरे को हम असेसमेंट पहले करते हैं, ये पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल कहलाती है। और इसके बाद जो हम फीडबैक देते हैं कि आपका ठीक है या गलत है, ठीक है तो वेरी गुड यार आपको तो आता है मुझे तो नहीं आता, इट इज कॉल्ड पीयर रिव्यू। ये तीनों जो है ये चारों चीजें किस में आती हैं, असेसमेंट एज लर्निंग में आती हैं। देन थर्ड अप्रोच जो है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। समेटिव असेसमेंट, इंटरम और बेंचमार्क असेसमेंट एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट। ये तीन जो है ये जो टाइप्स हैं ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग की हैं। समेटिव असेसमेंट हमेशा एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, याद रखिएगा। एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ चैप्टर, यूनिट, सेमेस्टर, ईयर। तो इसमें बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने एवेल्युएशन की बात की थी थोड़ी देर पहले कि एवेल्युएशन और समेटिव असेसमेंट समझ लें कि एक ही चीज है, तो वो असेसमेंट या वो एवेल्युएशन जो हम एंड पे करेंगे इट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। ये जो कि मैंने बात की है ना कि जो असेसमेंट होती है नॉर्मली वो हम क्लासरूम के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो इवेलुएशन है ये नॉर्मली फाइनल होती है, कंक्लूजन जो हम निकालते हैं, ड्रा करते हैं, सर्टिफाइंग जजमेंट जो होती है वो इवेलुएशन हमारी होती है। सबमिटिव असेसमेंट क्लास के अंदर आपने जो कुछ पढ़ाया, पढ़ाने के बाद जो आप फाइनल जो असेस करेंगे बच्चे को, आखिर पे जो सवाल हम करेंगे, तो वो जैसे हम लेसन प्लान में भी हमारा वो होता है एक स्टेप असेसमेंट का। अब वो जो असेसमेंट आप करते हैं जो फाइनल पे बिल्कुल एंड पे आप करेंगे, ये हमारी क्या कहलाती है, सबमिटिव असेसमेंट। मैयर अ स्टूडेंट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने बताया कि कितना अचीव हुआ बच्चे ने, कितना अचीव किया या नहीं किया, तो ये फाइनल होती है, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन पे होती है, सर्टिफाइंग जजमेंट होती है। इसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या फाइनल एग्जाम यूज किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि सबमिटिव असेसमेंट, इवेलुएशन और इवेलुएशन में क्या डिफरेंस है। इवेलुएशन एक जनरल टर्म है, ठीक है। असेसमेंट इसी तरह एक जनरल टर्म है। इशू है बाकी लोगों को? नो सर। सर क्लियर आ रही आपकी है। आवाज बहुत कट रही है। रीजॉइन आ कर रही लें, है सर। जिनको जिनको इशू है वो रीजॉइन करें। जी। उसके बाद इंटरम और बेंचमार्क असेसमेंट। इंटरम और बेंचमार्क असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो एक पीरियोडिक इंटरवल पे की जाती है। पीरियोडिक इंटरवल से क्या मुराद है, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। स्पेसिफिक पीरियड से मुराद ये है कि आपने, आपका जो जो बुक है फर्ज करें उसके 3 सेक्शन हैं, तो आप ये चाहते हैं कि हर सेक्शन में 3-3 चैप्टर हैं, कि इस सेक्शन तो नहीं आ रही तो आप रीज्वाइन कर लेना, आपको इशू है, बाकी लोगों को तो क्लियर है, आपका मसला है शायद। आवाज क्लियर है बाकी लोगों को, किसी को है इशू? यस सर। यस सर क्लियर सर। हाँ, जिनको इशू आ रहा है ना काइंडली रीज्वाइन करें आप। अच्छा, तो अब आपके एक बुक के फर्ज करें 10 चैप्टर हैं, तो आप ये चाहती हैं कि हर 2 चैप्टर के बाद मैं बच्चों की असेसमेंट करूंगी। अब हो सकता है कि पहले 2 यूनिट आप 10 दिन में या 1 माह में करा लें, अगले 2 यूनिट पे आपको 1.5 माह लग जाए।
तो पीरियड फिक्स नहीं है, लेकिन आप एक स्पेसिफिक या पीरियोडिक इंटरवल पे ही उसकी असेसमेंट करेंगे। पीरियड आपने फिक्स नहीं किया हुआ, जैसे ही आपका वो यूनिट या वो सेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद आप उसकी असेसमेंट करेंगी। तो ये क्या कहलाती है? इंटरम और बेंचमार्क असेसमेंट। इवैल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल फ्रीक्वेंटली एट द एंड ऑफ अ ग्रेडिंग पीरियड, कैन प्रेडिक्ट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द ईयर समेटिव असेसमेंट। ये जो हम करते हैं इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट, ये हमें जो फाइनल करेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि आपकी बुक के 3 सेक्शन हैं, अब इन हर सेक्शन के बाद आप जो है उसकी असेसमेंट कर रही हैं, तो ये आपको प्रिडिक्ट करेगी कि इस आपके बच्चों की फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट सेक्शन के बाद ये परफॉर्मेंस रही है, सेकंड के बाद ये, थर्ड के बाद। अब जब आप पूरी बुक का यानी फाइनल या सर्टिफाइंग समेटिव असेसमेंट आप करेंगे या एवेलुएशन, तो उस वक्त आपको उसकी प्रिडिक्शन हो जाएगी पहले से ही कि मेरे रिजल्ट ये आने वाले हैं उन 3 सेक्शन की असेसमेंट से। तो इंटरम और बेंचमार्क असेसमेंट, जैसे हमारे यहाँ सेमेस्टर की जो असेसमेंट है, सेमेस्टर का हमारे पास कोई टाइम फिक्स नहीं होता, नॉर्मली जो है वो स्केड्यूल फिर दिया जाता है कोर्स की कंप्लीशन के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में। कभी जो है वो 3 महीने के बाद, कभी 2.5 महीने के बाद, कभी 3 महीने के ऊपर 8-10 दिन हो जाती हैं। तो ये इंटरम असेसमेंट की ही एक एग्जांपल है, जो सेमेस्टर की असेसमेंट होती है। तो ये हमारी फाइनल असेसमेंट में वो हमें अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। इसी तरह जो दिसंबर टेस्ट हम स्कूल्स में लेते हैं, तो वो भी कि इतने जो है आधी बुक के बाद या इतना कंटेंट कवर करने के बाद दिसंबर टेस्ट इसमें होगा। हम नाम दिसंबर टेस्ट का लेते हैं और जनवरी में, फरवरी में जाके या अक्टूबर में जाके, अक्टूबर में 1 महीना पहले भी हम जो है वो टेस्ट ले रहे होते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट की। अच्छा, उसके बाद है कंटिन्यूअस असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। कंटिन्यूअस असेसमेंट वो असेसमेंट है जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। मसलन मैं डेली असेसमेंट करता हूँ बच्चों की, मैं 1 वीक के बाद हर मंडे को टेस्ट लेता हूँ अपने सब्जेक्ट का, हर 15 दिन के बाद फोर्टनाइटली या हर महीने के एंड पे मैं जो टेस्ट लेता हूँ। यानी मैंने एक पीरियड फिक्स किया हुआ है कि डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली बेसिस पे क्वार्टरली 3 महीने के बाद मैं जो असेसमेंट करूँगा, तो ये मेरी कंटिन्यूअस असेसमेंट कहलाती है। सर ये मैं पूछना चाह रही थी कि इसमें डिफरेंस इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा। ये सबमेटिव असेसमेंट है, इंटरम है और कंटिन्यूअस है, तीनों में वही है कि हम एट द एंड ऑफ द यूनिट ले रहे हैं और उसमें भी ऐसे ही है पीरियोडिकली हम कोई 15 दिन हाँ जी, बाद कौन या 20 बताएगा दिन इनका बाद। डिफरेंस? कौन बताएगा डिफरेंस? बड़ा क्लियर मैंने बता दिया है, ये कोई जी सर, बता दे बिल्कुल तो। हाँ जी, मेरा सर मैं ख्याल है कि बताऊं इसका इसमें डिफरेंस? कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी सर। बता दें। जी जी बताएं, सर मैं क्लियर वालेकुम कर सलाम। दूं? जी 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 सर। बताएं। सर समेटिव असेसमेंट हम उसे उस असेसमेंट को कहेंगे जो हम एट द एंड लेते हैं। यानी कि हमारा स्टूडेंट 4th क्लास में, 5th क्लास में, हम उसे नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट कर रहे हैं, तो हमने एंड पे जो समेटिव असेसमेंट की कि ये बच्चा पास इतने इतने मार्क्स ले लिए, तो हमने इसको प्रमोट कर दिया है। यहाँ पे ठीक है। इंट्रीम और बेंच मार्क से भी आपने अच्छा, क्लियर बताया है कि किसी भी एक एक सेकेंड चैप्टर रुके। का या पॉइंट का सर ये खत्म नहीं होने है, पे हम इस तरह लेंगे। नहीं है सर। ये ये सर वैल्यूएशन समेटिव का है। असेसमेंट और चले वैल्यूएशन उनको में बताने डिफरेंस आ देना, रहा है यहाँ पर। उनको बताने देना पहले। जी जी, आप प्लीज अपना आंसर कंप्लीट करें। जी सर। सर बेंचमार्क एक यूनिट, एक चैप्टर या एक आपको जो है वो कंप्लीट होने पे आप उसका जो असेसमेंट करते हैं या उसका टेस्ट लेते हैं, ये उस पे है। और कंटिन्यूअस जो है ना, ये आपकी बेंचमार्क और समेटिव के बाद 3rd नंबर पे कंटिन्यूअस है, जो आप सर जैसे आपने अभी बताया कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या क्वार्टर बेसिस पे आप जो टेस्ट ले रहे थे, ये उसकी बुनियाद पे होते हैं। जी सर। जी, आपने ये कहा है कि ये जो है सेशन या सेमेस्टर के एंड पे, ये चैप्टर के एंड पे या आपके जो लेक्चर है उसके एंड पे भी जो आप असेसमेंट करेंगे वो भी समेटिव असेसमेंट ही होगी, पहली बात। दूसरी बात कि जो इंटरम, बेंचमार्क या कंटिन्यूस असेसमेंट है, ये दोनों भी समेटिव असेसमेंट ही हैं। समेटिव असेसमेंट की ये समझने की कैटेगरीज हैं। जैसे हमने बात की ना इंटरम की, इंटरम में हमने ये कहा है कि पीरियोडिक इंटरवल पे, पीरियोडिक इंटरवल से मुराद ये है कि पीरियड फिक्स नहीं है, स्पेसिफिक पीरियड के बाद। अब ये स्पेसिफिक से मुराद ये है कि आपका जो कंटेंट है उसके हवाले से आप ये फर्ज करें 3 सेक्शन है, एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो असेसमेंट होगी, फिर अगला सेक्शन कंप्लीट, पहला सेक्शन आपका 1 महीने के बाद होता है, अगले पे आपके 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप पहले 1 महीने के बाद करेंगे, अगले अगले सेक्शन की असेसमेंट जो है वो 2 महीने के बाद। जैसे ही आपका वो एरिया कवर होगा
थर्ड वन आपका फिर अगेन 2-1.5 महीने में हो जाता है, तो आप 1.5 महीने बाद असेसमेंट कर लेंगे। तो ये होती है इंटरम असेसमेंट। जबकि कंटिन्यूस में हम, जैसे कंटिन्यूस का नाम है, मतलब क्या होता है, जारी रहना, ये चलती रहती है एक प्रॉपर सीक्वेंस या फ्लो के साथ। जैसे डेली आप करेंगे जो समेटिव असेसमेंट, वो आपकी डेली वाली जो है वो भी कंटिन्यूस है। आप जो है हफ्ते बाद करेंगे, आपका टाइम फिक्स है। पीरियोडिक में आपका टाइम फिक्स नहीं होता। आप जो है आपका टाइम जो है वो आप उस वक्त डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने सेमेस्टर की आपको एग्जांपल दी है कि सेमेस्टर में हमारा टाइम तो फिक्स नहीं होता है, एडमिशन आज होता है, तो किसी सब्जेक्ट का जो है वो 2 महीने के बाद जो है वो जो है वो मिड जो होता है, मिड टर्म एग्जाम जो हमारे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, किसी सब्जेक्ट का 2 महीने के बाद होगा, किसी का 2.5 महीने के बाद, किसी का 3 महीने के बाद। क्यों होता है कि जैसे ही वो मिड टर्म का कोर्स कंप्लीट होता है ना उनका, तो उसी के बाद उसकी असेसमेंट हो जाती है। तो ये इसी तरह जो सब सर टेस्ट हम स्कूल्स में लेते हैं। सर स्कूल्स नहीं में नहीं, जो फिक्स नहीं टर्म होता। वाइज एग्जाम होते हैं ना, फर्स्ट सिक्स टर्म, मंथ के बाद सेकंड सबके टर्म, थर्ड पेपर टर्म, होते हैं। तो ये भी है बच्चों, वो सर ये स्कूल्स कंटिन्यूस असेसमेंट पे आएगी। एक सेकंड, एक बंदा बोले तो मुझे समझ लगेगी। क्या पूछा आपने, दोबारा पूछो। सर सेमेस्टर 6 मंथ के बाद एंड होता है यूनिवर्सिटी में, वो फिर सबके इकट्ठे मैंने एग्जाम्स मिड होते टर्म हैं। की बात की है, मिड टर्म की बात की है कि मिड टर्म एग्जाम उसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती, आपको नहीं दी जाती। ठीक है, फाइनल तो फिक्स होता है। ये इंटरम जो है ये फाइनल नहीं है, मिड ये टर्म की चल रहा है। इकट्ठी ही डेट मिलती होती है, उसमें सर नहीं सबके मिलती पेपर मोहतरमा, होते हैं। नहीं मिलती इकट्ठी। सर मिड टर्म अलग अलग होता है। सर पेपर स्कूल्स के अंदर बच्चों की जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ऐसे थर्ड टर्म हाँ वाले जी, एग्जाम्स होते हैं ना, वो मिड टर्म इंटरम की यूनिवर्सिटी वाला, एग्जांपल हम दे हाँ मिड सकते हैं। टर्म वाला भी हमारा इसकी इसी की ही एग्जांपल है। या जो सेमेस्टर सिस्टम में यूनिवर्सिटीज में हम देते हैं मिड टर्म, तो वो भी इसी की ही एग्जांपल है। जी वो जो चलती है टेस्ट सीरीज चलती हैं जैसे 9th के 10th के बच्चों की, तो वो कंटिन्यूस असेसमेंट में आएंगी। देखिए, कंटिन्यूस में अगर आपके असेसमेंट है कि आज जो है वो 15 तारीख है, तो अगले महीने की 15 तारीख को फिर आपका टेस्ट होगा। ठीक है, फिर उससे अगले महीने यानी 15 अगस्त को, 15 सितंबर को, 15 अक्टूबर को, 15 नवंबर को, अब ये आपने टाइम फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब ये अगर फिक्स है तो ये कंटिन्यूस है। चाहे वो डेली बेसिस पे है, वीकली बेसिस पे है, फोर्टनाइटली 15 दिन के बाद, मंथली महीने के बाद है, क्वार्टरली 3 महीने के बाद है। तो वो आपने जो टाइम फिक्स की कर दिया है ना, अगर उसका फिक्स टाइम पे जो असेसमेंट आप हर वो लेंगे लाजमी, आप साल में आपने अगर हर महीने के बाद लेना है, तो इसके मतलब अगर 8 महीने स्कूल चलता रहा तो 8 महीने हर यकम तारीख को आपका टेस्ट होगा। तो ये कंटिन्यूस असेसमेंट है। ठीक है जी, कोई है कंफ्यूजन इसमें मजीद तो पूछ लें। सर क्लियर है सर, आप चलें बस, ठीक है जी, बहस को छोड़े सर बस मुझे इसमें। बस किसी का जवाब मैं नहीं दे सकता, आगे चलते हैं, एंड पे आपके क्वेश्चन फिर मैं लूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। सर मेरा असेसमेंट एक ऑन द, क्वेश्चन है। आपका यस सर क्वेश्चन एंड पे। प्लीज। असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रोल असेसमेंट, इसको छोड़ देते हैं हम। प्रोसेस और प्रोडक्ट असेसमेंट, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटरव्यू में, सिर्फ यही आपने देखनी है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं स्किप करूंगा। ठीक है, जो स्लाइड्स मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, तो वो भी आपने स्किप कर देनी है। जैसे ये स्लाइड मैंने स्किप की थी, इसी तरह ये 3-4 चीज़ें ये वैसे ही आपको समझ लग जाएंगी। हर असेसमेंट का कोई ना कोई फॉर्मेट होता है, याद रखिएगा। ये आगे जाके अभी हम देखेंगे। बल्कि असेसमेंट, प्रोसेस असेसमेंट और प्रोडक्ट असेसमेंट, मैं ये आपसे सवाल करता हूँ, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, आप में से कोई मुझे बता दे कि प्रोसेस असेसमेंट कौन सी होगी और प्रोडक्ट कौन सी होगी। अभी हमने जो है वो पढ़ी है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इन्हीं को देखते हुए इनकी सर टाइप्स भी हमने बात की। जी, पूछ के परमिशन लेके जवाब दें। फॉर्मेटिव हैंड रेज करें प्लीज, हैंड रेज करें। जी साकिबा मलिक, आप बता दें, बताना चाह रही हैं तो जी। जी सर जो प्रोसेस होगी वो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस होगी, ड्यूरिंग होगी जैसे यस असेसमेंट फॉर लर्निंग है। यस और यस सर जो बिल्कुल, प्रोडक्ट होगी वो आफ्टर लर्निंग प्रोसेस होगी यस जैसे बिल्कुल, ठीक असेसमेंट है, ऑफ। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। वो असेसमेंट जो ड्यूरिंग लर्निंग होगी, यानी लर्निंग इन प्रोग्रेस है, टीचिंग लर्निंग, तो आप उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर या मेजर कर रहे हैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये जो असेसमेंट होगी ये प्रोसेस असेसमेंट होगी। और वो असेसमेंट जो एंड पे आप करेंगे वो प्रोडक्ट होगी। इसकी एग्जांपल फॉर्मेटिव असेसमेंट आप ले सकते हैं कि ये जो है वो प्रोसेस असेसमेंट है, और सबमेटिव असेसमेंट ये प्रोडक्ट असेसमेंट कहलाती है। उसके बाद है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो जो है किसको कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं कि एक बच्चे ने स्कूल के अंदर जो कुछ किया है,
अब जो कुछ से मुराद ये है कि उसने मॉर्निंग असेंबली में कोई स्पीच की है, उसने कोई स्पीच लिखी हुई है, उसने कोई पोइट्री लिखी है, उसने कोई ऐसे लिखा है, उसने कोई पेंटिंग बनाई है, उसने कोई चार्ट बनाया है, उस बच्चे ने जो होमवर्क किया है, उस बच्चे ने जो क्लास वर्क किया है, उस बच्चे ने जो मिड टर्म इन टर्म जो अभी हमने पढ़े हैं उसकी वो जो परफॉर्मेंस है, जो भी उस बच्चे की प्रोग्रेस है, उसका जो रिकॉर्ड है, वो बच्चे का पोर्टफोलियो होता है। यानी बच्चे की ओवरऑल सारी परफॉर्मेंस उसका क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। वो चाहे वर्बल है, वो नॉन वर्बल है, वो रिटन है, वो फिजिकल है, ठीक है, वो सारी की सारी उसका पोर्टफोलियो कहलाती है। पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट हैज बीन सेलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी ये किसी मकसद के लिए हम इसको कलेक्ट करते हैं। वो तमाम वर्क जो एक बच्चे का ने किया और उसको टीचर ने कलेक्ट करके रखा हुआ है, सेव किया हुआ है, ये उस बच्चे का क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है। अब एक एक टर्म होती है ऑथेंटिक असेसमेंट, ये पहले मैं बता चुका हूँ पिछले सेशंस में। आप में से कोई मुझे बताना चाहता है व्हाट इज मीन्ड बाय ऑथेंटिक असेसमेंट? जी जी, कोई बताना चाहता है ऑथेंटिक असेसमेंट क्या सर होता वो असेसमेंट जो 100% एक्यूरेट हो, वो असेसमेंट जो 100% एक्यूरेट हो, उसके अंदर किसी भी किस्म की नहीं? एम्बिग्युइटी ना हो। वेल नहीं, नहीं जी, ये जवाब नहीं है। कोई बताना चाहता है और? जी, अपना माइक ऑन सर करके बता सकता है। जी। जी सर, जिसमें मोटर स्किल्स यूज होती हैं, यस फिजिकली यस काम किया एग्जैक्टली। जाता है, यस, वो वो असेसमेंट। असेसमेंट जिसमें बच्चा किसी टास्क को परफॉर्म करके दिखाता है, सिर्फ जबानी या सिर्फ लिख देना नाउ इसका उसका आंसर नहीं होता। यानी वो बच्चा जिसमें वो असेसमेंट जिसमें बच्चा किसी भी टास्क को परफॉर्म करके दिखाता है, वो वाली असेसमेंट ऑथेंटिक असेसमेंट कहलाती है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो पोर्टफोलियो है, इसमें हमने बात की है कि बच्चा मॉर्निंग आवाज बंद हो गई है। हेलो सर आवाज बंद हो गई आपकी। आवाज नहीं आ रही। ये करंट और पास्ट सर नहीं आ रही परफॉर्मेंस को आवाज। क्या कहते हैं? करंट और पास्ट परफॉर्मेंस का कंपैरिजन क्या होता है? करंट मौजूदा और पास्ट दी हुई। नहीं नहीं, इप्सिटिव असेसमेंट। आवाज नहीं स्पेलिंग आ क्या है? रही। ए से? आई आप सर ये बुक मंगवा लें, आपके लिए आसानी रहेगी। ग्रुप में नोट्स तो शेयर कर दें सर वाले। आवाज आ रही है? नो सर, अब आ रही है। सर आवाज clear- जी अच्छा, सर अब आ मेरी रही आवाज नहीं आ रही थी और आपने सुन भी लिया और बता भी दिया कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। नो अच्छा सर, जी। अभी आई है। अच्छा चलें, वही आई है तो आपको पता चला ना, आपने कह लो। अच्छा चलें जी, पोर्टफोलियो असेसमेंट की हम बात कर रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या पोर्टफोलियो असेसमेंट ऑथेंटिक असेसमेंट होगी? जी, माइक ऑन करके बता दें। नो कोई बताना सर नो सर। नो? जरूरी नहीं है कोई या और? जरूरी जी सर जी। यस जरूरी सर। नहीं होगी है ये जी। यस, सर मेरा होगी। जवाब ये है और दुरुस्त दुरुस्त जवाब है कि ये ऑथेंटिक असेसमेंट होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ वो चीज़ें जो है रिकॉर्ड की जाती हैं जो बच्चे ने परफॉर्म की होती हैं प्रैक्टिकली। ठीक है। जैसे मैंने बताया पेंटिंग है, या उसने कोई स्पोर्ट्स में कोई स्पीच में उसका कोई ऐसे है, कोई पोइम है, कोई पेंटिंग है। जो बच्चे जो सॉन्ग लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? बच्चा जो सॉन्ग लिखता है, कोई पोइम लिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? जी, जल्दी से। रैप्स, RAPS, रैप्स कहते हैं उस पोइम को, पोएट्री को, सॉन्ग को जो एक बच्चा लिखता है। और बच्चा जो इसी तरह कोई ऐसे लिखता है या कोई लिटरेचर वर्क कोई और इसके अलावा जो लिखता है, उसको कंपोजिशन हम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन कहते हैं। कोई लिटरेरी वर्क जो बच्चे ने लिखा है पोइम्स वगैरह के अलावा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन कहते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी बच्चे की जो है वो कलेक्टिवली पोर्टफोलियो कहलाती हैं। अब पोर्टफोलियो असेसमेंट जो है
ये एक अथेंटिक फॉर्म ऑफ असेसमेंट है, इसलिए है क्योंकि ये हम बच्चे के टास्क से जो कुछ बच्चे ने किया है उसमें से हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि सोचिएगा इस पे और दुरुस्त जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि क्या पोर्टफोलियो असेसमेंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग है या असेसमेंट फॉर लर्निंग है। जी जी जल्दी से प्लीज। ऑफ सर ये दोनों टाइप असेसमेंट की ऑफ हैं। फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग है सर सर। ऑफ सर दोनों जी टाइप की हैं। सर ये फॉर दोनों है लर्निंग सर जी आता है सर फॉर ऑफ एंड है ऑफ क्योंकि सर सिर्फ हम इसको फॉर के लिए भी यूज कर सकते असेसमेंट हैं वन बाय वन। जी कौसर इजाज साहिबा सर वेलकम। पोर्टफोलियो दोनों टाइप की है सर। क्यों? सर इसको हम इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लर्निंग इम्प्रूवमेंट के लिए एज एवैल्यूएशन भी यूज कर सकते हैं। जी ठीक है। अब देखें एक एक बच्चा जो है एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। अब उसने क्लास वर्क जो दिया है, अब वो जो क्लास वर्क में बच्चे ने जो काम किया है, ठीक है, तो वो उसकी असेसमेंट फॉर लर्निंग होगी। अब जैसे मैंने अभी बताया कि कोई इंटरम एग्जाम हुआ, बेंचमार्क असेसमेंट हुई, कंटिन्यूअस असेसमेंट हुई, उस असेसमेंट में बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसका जो रिकॉर्ड टीचर के पास है। अब ये वाला क्या कहलाएगा? अब इसमें से टीचर जज करेगा या टीचर ड्यूरिंग टीचिंग और लर्निंग जो परफॉर्मेंस है जो उसकी बच्चे की है उसको मेजर करेगा या उससे उससे असेस करेगा ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। तो ये तो होगी उसकी असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब एक साल गुजर गया, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, मॉडर्न ट्रेंड है, अथेंटिक असेसमेंट भी एक मॉडर्न टाइप है असेसमेंट की, और पोर्टफोलियो भी मॉडर्न और अथेंटिक है। क्योंकि जो वेस्ट में जो ट्रेंड चल रहा है वो बच्चे के पोर्टफोलियो पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि उसने पूरा साल जो किया ना उसको पहले देखा जाए कि उसने पूरे साल कितना कुछ जो है परफॉर्म किया या गेन किया है, बजाय इसके कि हम एक पेपर से उसकी असेसमेंट कर लें। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट जो है ये एट अ टाइम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी हो सकती है और असेसमेंट फॉर लर्निंग भी हो सकती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो। टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पोर्टफोलियो के बारे में मैं आपसे अभी सवाल करूंगा दोबारा, यही क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो की टाइप्स है सबसे पहले प्रोसेस या वर्किंग पोर्टफोलियो। इसका नाम हमें बता रहा है कि टीचर पढ़ा रहा है, उसने बच्चे से कहा कि मुझे कोई पेंटिंग वर्क, कोई आर्ट वर्क, कोई स्पीच, कोई पोइम लिख के दें। ये क्लास वर्क है, ये क्वेश्चन है, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें मुझे। मॉर्निंग असेंबली में, स्पोर्ट्स कंपटीशन में, ओवरऑल जो कुछ जो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग जो कुछ चल रहा है, तो उसमें जो बच्चे की परफॉर्मेंस होगी, बच्चा जो कोई टास्क कंप्लीट करता है, वो उसका प्रोसेस या वर्किंग पोर्टफोलियो कहलाता है। ये इस डेफिनेशन है, कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डे टू डे वर्क ऑफ स्टूडेंट रिटन एज लर्निंग इज हैपनिंग। ये उस वक्त लिखा जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है जब लर्निंग वकू पजीर हो रही होती है, टीचिंग लर्निंग हो रही होती है। इसके बाद है शो केस पोर्टफोलियो। शो केस में आप जैसे देखें कि एक बच्चे ने कोई ऐसे लिखा है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, उसने कोई पोइम लिखी है, उसने कोई स्टोरी लिखी है, इसके अलावा उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई और किसी और एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हुआ है और उसने कोई अवार्ड लिया है, तो ये उसका शो केस पोर्टफोलियो कहलाता है। कलेक्शन ऑफ बेस्ट वर्क ऑफ स्टूडेंट असेंबल्ड फॉर असेसमेंट पर्पस, ठीक है, यानी ये बच्चे का बेस्ट वर्क होता है। इसमें बच्चे की जो सबसे बेस्ट, जैसे हमारे यहाँ जो सर्टिफिकेट्स मिलती हैं, ट्रॉफीज मिलती हैं, या इसके अलावा जो भी हमें अवार्ड्स मिलते हैं, तो वो प्रॉपर हम घर में एक कॉर्नर में उनको बड़ा सजा के रखते हैं शोकेस में। तो इसी तरह ये भी बच्चे का वो वर्क होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। एक तो नॉर्मल है, क्लास में क्वेश्चन दिया टीचर ने, बच्चे ने उसको सॉल्व कर लिया, दिखा दिया, ये आएगा प्रोसेस में। अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसने ऐसे लिखा, स्कूल में टॉप किया। मुझे याद है FSC में हमें जो है वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की ये स्कीम थी ऐसे ऐसे राइटिंग की। मैं उस वक्त आई थिंक फर्स्ट ईयर में था, हाँ जी फर्स्ट ईयर में मैं था। तो ऐसे राइटिंग कंपटीशन स्टार्ट हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, शहबाज शरीफ थे उस वक्त वजीर आला पंजाब। तो मैंने जो है वो उर्दू ऐसे तैयार किया था, मैंने पार्टिसिपेट करना था उर्दू ऐसे के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपटीशन कॉलेजेस के लिए और डिवीजनल लेवल के लिए मैंने उर्दू का ऐसे तैयार करके गया। और फिर मैंने जो है वहाँ पे
जैसे मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि इतने लोग आए हुए हैं, तकरीबन कोई 40 से 50 लोगों ने उस वक्त पार्टिसिपेट किया था पूरे कॉलेज में से। तो मैंने जो है उसके बाद जो है ना वो इंग्लिश में भी मैं बैठ गया वहाँ पे। पहले उर्दू का हुआ टेस्ट, कॉलेज में एक बंदे को सिलेक्ट होना था। उर्दू में जो है वो पहले उन्होंने 3 बंदे सेलेक्ट किए, 3 बंदों के बाद फाइनल डिसीजन हुआ, मैं उन तीनों में शामिल नहीं था। इंग्लिश में उन्होंने टेस्ट लिया, अगेन कॉलेज के जो टीचर थे उन्होंने, उसमें भी तकरीबन 40+ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब उसमें मेरी जो है हालांकि तैयारी भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, इंग्लिश के उस टेस्ट में उन 40+ लोगों में से, स्टूडेंट में से मेरी पहली पोजीशन आ गई। 3 बंदे चुने गए, उन तीनों में फिर जो है वो मुझे सिलेक्ट किया गया फाइनल उसके लिए, कॉलेज की रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब जब मेरी पोजीशन आई तो बकायदा मुझे सर्टिफिकेट मिला, मुझे कैश प्राइज मिला 16,000 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर मेरा नाम जो है वहाँ पे लिखा गया। जो चीज़ मुझे वहाँ पे वो जो ट्रॉफी, सॉरी जो सर्टिफिकेट मिला, वो आज तक मैंने सेव किया हुआ है। अब ये जो है ये मेरा बेस्ट वर्क है, यानी मेरी जो परफॉर्मेंस पे मुझे कोई रिवॉर्ड मिला, जो मेरे लिए भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मेरे इदारे के लिए भी, स्कूल के लिए भी, तो ये वाला जो वर्क है ये शो केस पोर्टफोलियो कहलाता है। देन आता है डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो। डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो में ये देखा जाता है, जैसे क्लास में असेसमेंट की जाती है, होमवर्क दिया जाता है या क्लास वर्क दिया जाता है, ये तो मतलब को करिकुलर भी आ सकता है शो केस में। शो केस में करिकुलर के साथ को करिकुलर भी आ सकता है, जबकि जो प्रोसेस और वर्किंग है ये मोस्टली करिकुलर होता है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें सिर्फ करिकुलर आता है, करिकुलर वर्क यानी टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड। अब जैसे उसने क्लास वर्क दिया या होमवर्क दिया कि क्या ये बच्चे ने ये जो टॉपिक है उसको समझ लिया है, नहीं समझा, तो इससे रिलेटेड जो उसकी परफॉर्मेंस होगी क्लास वर्क की, होमवर्क की, ये उसकी डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो कहलाएगी। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ स्टूडेंट वर्क प्रोवाइड एविडेंस दैट सर्टेन इंस्ट्रक्शनल गोल्स आर रियलाइज्ड, क्या जो इंस्ट्रक्शनल गोल्स हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। ये हम कैसे करेंगे, क्लास में हम उसको वर्क दे के या असेसमेंट उसकी करेंगे, तो उस असेसमेंट के जो रिजल्ट्स होंगे वो देखेंगे। कोई असाइनमेंट्स जैसे टीचर देते हैं हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी क्या कहलाते हैं, डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो में आएंगे। यूनिवर्सिटीज में हमें असाइनमेंट मिलती है 5 नंबर की, तो वो भी हमारी डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो में आएगी। अब इसका फायदा क्या होता है, इससे एक तो टीचिंग और लर्निंग इंप्रूव होती है, बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकता है टीचर। टीचर के पास पता हो, टीचर को पता चल जाता है कि ये बच्चा इस फील्ड में आगे जा सकता है, वो उसका एप्टीट्यूड देख सकता है। इसके साथ साथ बच्चे का जो बेस्ट वर्क है वो जो है वो सेव किया जा सकता है। और इसकी इसके आप कह लें कि लिमिटेशन जो है वो क्या है, एक ही है, इसमें टाइम कंस्ट्रेंट होता है। टीचर टीचर के लिए ये जो है लेबोरियस वर्क होता है कि वो उसको उसका जो कलेक्शन के लिए, क्लास 50 बच्चों की है तो हर एक बच्चे का जो है इस तरह का टास्क वो रिकॉर्ड करना, उसको संभाल के रखना, सीक्वेंस देना, और उससे फिर फाइनल असेसमेंट करना, ये थोड़ा सा हेक्टिक जॉब होती है। जी, पोर्टफोलियो असेसमेंट से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी है क्वेश्चन मेरा एक। जी 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 जी, पोर्टफोलियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होता है, टीचर्स के लिए नहीं होता? ये टीचर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे टीचिंग और लर्निंग की बात की गई है, तो हमने पूरे सेशन में सिर्फ स्टूडेंट प्रेफर किया कि पोर्टफोलियो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर के लिए नहीं हो सकता? पोर्टफोलियो स्टूडेंट के लिए नहीं होता। मेरी आवाज डबल हो रही है आपके पास? जी सर हो रही है। अच्छा, एक सेकेंड वेट कीजिएगा फिर। अब ठीक है सर, एक ही दफा हुई थी बस। चलें जी। अच्छा, पोर्टफोलियो जो है वो टीचर के लिए नहीं होता, हम कह रहे हैं कि ये बच्चे का वर्क होता है, बच्चे ने जो कुछ किया होता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि फिर हम टीचिंग को क्यों ला रहे हैं बीच में। टीचिंग को हम भाई इसलिए ला रहे हैं कि अगर एक बच्चा सही तरह से काम नहीं कर रहा तो टीचर को समझ आ जाती है कि बच्चा नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, तो वो फिर क्या करता है, वो फिर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि पोर्टफोलियो टीचर के लिए होता है या नहीं होता, कि वो कैसे मतलब उसका अपना पर्सनल वर्क भी तो होगा, वो टीचर के लिए नहीं होता है भाई, पोर्टफोलियो या नहीं होता? नहीं भाई नहीं, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट के पोर्टफोलियो की, बच्चे की असेसमेंट हो रही है, टीचर की थोड़ी हो रही है। तो ये टीचर का वर्क नहीं होता, ये बच्चे का वर्क होता है, स्टूडेंट का वर्क होता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है सारा। जी जी, कोई और क्वेश्चन यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं। सर वर्किंग पोर्टफोलियो में आपने समय सैंपल दिया, उसको जरा बता दें। वर्किंग पोर्टफोलियो में एक जो टीचर पढ़ा रहा है ना, तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग जो कोई वो टास्क देता है
कोई एक्टिविटी कराता है, अगर उस इसका कोई रिकॉर्ड जो है वो अपने पास सेव रखता है तो ये उसका वर्किंग या प्रोसेस पोर्टफोलियो कहलाता है सर मेरा एक ड्यूरिंग क्वेश्चन है। टीचिंग। जी जी। सर पोर्टफोलियो स्टूडेंट मेड होता है या टीचर मेड होता है? स्टूडेंट मेड होता है जी, टीचर मेड नहीं होता। हम बात यही कर रहे हैं बार बार कि ये स्टूडेंट का जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, जो भी टास्क है, जो भी कलेक्शन है, होती स्टूडेंट की है, रिकॉर्ड टीचर के पास होता है जी। टीचर मेड तो या क्या इकलौता कहते रिकॉर्ड हो गया। क्वेश्चन, आगे चलें सर। वो तो सर जी माइक्रो कौशल, टीचिंग होगा, अगर टीचर नहीं सेंटर्ड नहीं, होगा आप वो तो। ये टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड को छोड़ें, ये कोई टीचिंग मेथड नहीं है। यस इसमें सर। सिंपली बच्चे का रिकॉर्ड होता है जी। कौसर इजाज साहब आप कुछ पूछना चाह रही? नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ बहुत सी क्वेश्चन हमने 3 दफा पढ़े हुए हैं, आप आगे चलें प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। फॉर्मल जी सर। असेसमेंट या इनफॉर्मल पोर्टफोलियो के असेसमेंट? बारे में ये बताएं कि इसका कोई फॉर्मेट भी होता है कि नहीं? नहीं नहीं, फॉर्मेट तो नहीं है। जैसे आपने स्पीच लिखी है, ऐसे लिखा है, आप अपने फॉर्मेट पे लिखेंगे, मैं अपने पे लिखूंगा। मेरी टीचर हैं और आपकी टीचर हैं कौसर इजाज, वो उन्होंने आपका भी रख लेना है, मेरा भी रख लेना है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। यानी मैंने आपको बताया है कि स्कूल इंटर होने से स्कूल से घर जाने तक बच्चा स्कूल में जो कुछ करता है उसका रिकॉर्ड आ जाता है टीचर के पास, वो उसका पोर्टफोलियो है। मैंने बड़ी डिटेल में बता दिए। जब आप एक्सक्यूज क्लास मी लिया करें तो अपने बाकी काम छोड़ के बैठा करें, ठीक है? सर ये मेरा हमारी सवाल प्रैक्टिस है। में नहीं है ना चीजें, बस इसलिए कंफ्यूज कर रही हैं कि हमारी प्रैक्टिस में नहीं है ये पोर्टफोलियो। जी जी वेस्ट में है, जी वहां जी पे जी ड्रॉर्स होते हैं हर बच्चे के, वहां पे इन चीजों को सेव कर लिया जाता है। जी जी। वहाँ पे तो मैंने बताया आपको कि मॉडर्न ट्रेंड है, पोर्टफोलियो से असेसमेंट की जाती है। याद रखिए, यस। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न जो ट्रेंड्स हैं वो कौन से हैं, एक तो ऑथेंटिक हो गया, और दूसरा ये पोर्टफोलियो भी आप बता पोर्टफोलियो। सकते हैं, दोनों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट। अगला हमारा टॉपिक है फॉर्मल के बारे में। सर स्टार्ट में मैंने बताया था, प्लीज मुझे सुन लिया आप, क्वेश्चन नहीं प्लीज, ये 20 मिनट मुझे कुछ टॉपिक कवर कर लेने दें। फॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट जो है उस असेसमेंट को कहा जाता है जिसमें हर चीज प्री प्लान्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। यानी कैसे? मैंने टेस्ट लेना है, मैं मंडे 18 जुलाई को टेस्ट लेना है, इस क्लास लेना है, इस टाइम पे लेना है, ठीक है? जी इतने मार्क्स का जो है वो पेपर होगा, इस फॉर्मेट पे पेपर होगा, उसका रिजल्ट इस डेट को अनाउंस होगा और शेयर किया जाएगा। यानी हर चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान है। जबकि इसके बरक्स मैं क्लास जाता हूँ, 6 क्लास में, 9th क्लास में, 5th क्लास में, मैं अचानक जाता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि लाइन अप हो जाएं और मैं आपको इंग्लिश का टेस्ट दे रहा हूँ। अब ये जो असेसमेंट है जिसमें मैंने ना, मुझे पता है कि मैंने क्या जाके कौन सा क्वेश्चन देना है उनको, ना मेरे ऑब्जेक्टिव पहले से प्री डिटरमाइंड है, ना ये वाली जो असेसमेंट है ये इनफॉर्मल असेसमेंट होती है। इसको हम स्पॉन्टेनियस असेसमेंट भी आमतौर पर कहते हैं। फॉर्मल असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्री प्लान डेटाबेस टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट एंड हाउ वेल द स्टूडेंट हैव लर्नड, ठीक है? फॉर इसके लिए वर्ड यूज होता है सिस्टमैटिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड, ठीक है? और इनफॉर्मल का मैंने बता दिया कि स्पॉन्टेनियस फॉर्म ऑफ असेसमेंट दैट कैन इजीली बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू डे टू डे वर्क, क्लासरूम एक्टिविटीज एंड दैट मेजर द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, ठीक है? उसके बाद होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल असेसमेंट। वो सारी असेसमेंट जिसमें हम लैंग्वेज का यूज करें। यानी जैसे मैं आपसे सवाल करूं व्हाट इज टीचिंग, आप मुझे जवाब दें कि इंपोर्टिंग नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड टीचिंग। यही अगर क्वेश्चन मैं आपको रिटन फॉर्म में दूं और आप इसका तहरीरी जवाब मुझे लिख के दें तो ये हमारी वर्बल असेसमेंट कहलाती है, जिसमें लैंग्वेज का या आप कह लें कि उसका साइन का, लैंग्वेज के जो होते हैं साइंस, इनका इस्तेमाल होता है। इसको हम क्या कहते हैं? वर्बल असेसमेंट कहते हैं। राइटिंग में, रीडिंग राइटिंग में, यानी लेटर्स या वर्ड्स का आप यूज करते हैं, ये हमारी वर्बल असेसमेंट कहलाती है। वो असेसमेंट सॉरी, जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज का यूज नहीं करते, पिक्चर्स, डायग्राम, एरोज, बॉक्सेस, सीक्वेंसेस, इनको हम यूज करके असेसमेंट करते हैं। जैसे हमारे आर्मी के टेस्ट होते हैं नॉन वर्बल असेसमेंट, उसमें बॉक्सेस होते हैं, उनके सीक्वेंस अरेंज करना होता है। 3-4 चीज़ें जो है वो शेप्स जो होती हैं मौजूद होती हैं, 3 सिमिलर होती हैं, एक उनसे डिफरेंट होती है, तो ऑड वन आउट वो हमने फाइंड आउट करनी होती है। तो इस तरह की जो असेसमेंट होती है इसको हम नॉन वर्बल असेसमेंट कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पिक्चर्स एंड डायग्राम, it tests the ability to analyze visual information,
यानी विजुअल से मुराद पिक्चर्स, डायग्राम वगैरह। इंफॉर्मेशन एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन विजुअल रीजनिंग, यानी जो उन पिक्चर्स की आपस में जो एसोसिएशन होती है उनका आपस में मुवाजना करके हम क्या करते हैं, देखते हैं। देन है टाइप्स ऑफ टेस्ट। टेस्ट की बेसिक दो टाइप्स होती हैं, ये मैंने स्टार्ट में बताया है, मैं दोबारा बताता हूँ। टेस्ट की दो टाइप्स होती हैं, टेस्ट बाय मेथड एंड बाय पर्पस। देखिए हम कोई भी असेसमेंट करते हैं ना, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, एग्जांपल आपको टेस्ट की उस वक्त दी थी कि हर टेस्ट का, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर टेस्ट का कोई ना कोई मेथड होता है और कोई ना कोई पर्पस होता है। यानी हर टेस्ट एट अ टाइम बाय मेथड भी होगा और बाय पर्पस भी होगा। याद रखिएगा, हर टेस्ट एट अ टाइम बाय मेथड भी होता है और बाय पर्पस भी होता है। कैसे, अभी समझ आ जाएगी। तो मैंने कहा आपको कि मैं टेस्ट ले रहा हूँ, तो उसका मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। मैंने फॉर्मेट जो आपको शेयर किया था कि मैं 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ। अब ये उसका फॉर्मेट है, टेस्ट बाय मेथड आ गया। अब दूसरा इसका पर्पस, अब पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि इस चैप्टर को बच्चों ने कितना गेन किया है। क्या मैं इसलिए टेस्ट लेना चाह रहा हूँ कि मैं ये देखूं कि मेरे बच्चों की आपस में कौन से बच्चे हैं जिनको सही समझ आ गई है, यानी नॉर्म रेफरेंस या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस के कितने बच्चे पास होते हैं या कितने बच्चे फेल होते हैं इस टेस्ट में से। ये क्राइटेरियन रेफरेंस हो गया, अभी पढ़ेंगे हम दोनों को। तो टेस्ट की दो टाइप्स होती हैं, यानी ऑब्जेक्टिव पर्पस भी आ जाता है टेस्ट में और मेथड भी आता है हर टेस्ट में। तो टेस्ट बाय मेथड दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, और बाय पर्पस ये आवाज आ रही है स्टैंडर्डाइज किसी को? होते हैं। यस आ रही है, ठीक आ रही है। रीजॉइन कर ले मोहतरमा आप। जी, स्टैंडर्डाइज हो सकता है, नॉन स्टैंडर्डाइज हो सकता है। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट में अचीवमेंट टेस्ट आ सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट आ सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट आ सकते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज में जो टीचर मेड टेस्ट हैं, जितने टीचर टेस्ट खुद बनाता खुद लेता है क्लास के अंदर, आगे जाके इन सब की डिटेल हम अभी देखने जा रहे हैं। जी, अब पहले हैं हम बात करते हैं असेसमेंट बाय मेथड की। ये इम्तिहान में कोई इतना पूछा नहीं जाएगा, दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अंडरस्टैंड अगर हो जाए तो एनफ है इंशाल्लाह। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी इंशाइया या मारूजी पेपर, इंशाइया या मारूजी, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। हर वो क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन जिसमें सवाल का एक से ज्यादा जवाब मौजूद होते हैं, उस सवाल को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। और वो टेस्ट जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल होते हैं उसको हम सब्जेक्टिव टेस्ट या सब्जेक्टिव असेसमेंट कहते हैं। रिपीट करता हूँ, हर वो क्वेश्चन जिसका एक से ज्यादा जवाब मौजूद होता है उस क्वेश्चन को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में इलिटरेसी की वजूहात क्या हैं? अब इसका एक तो एक जवाब नहीं हो सकता, या क्या वजह है। फर्ज करें मैं पूछता हूँ एक वजह बताएं। अब क्लास में इस वक्त 69 स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल 59। तो आप में से हो सकता है हर एक अपना अपना अलग जवाब दे, और ये भी मुमकिन है कि वो सारे 59 के 59 आंसर ठीक भी हों, मुमकिन है ये भी। ठीक है, तो हर वो सवाल जिसका एक से ज्यादा जवाब मौजूद हो, ठीक है, उसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। और हर वो सवाल जिसका सिर्फ एक ही जवाब मौजूद हो, उसके अलावा कोई और जवाब मौजूद ना हो। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को। अब इसका कोई दूसरा जवाब है ही नहीं, जो होगा वो गलत होगा। ठीक है, तो हर वो सवाल जिसका सिर्फ एक जवाब होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। और वो पेपर या टेस्ट जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल होते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। वो पेपर जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल होते हैं उसको हम सब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, ये दो टर्म यूज होती हैं। आपसे मेरा सवाल है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट, कौन बताएगा जी जल्दी से? सर कन्वर्जेंट है, बिकॉज एक ही आंसर होता है इसका। यस, ऑब्जेक्टिव जो है इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनका सिर्फ एक जवाब होता है। कन्वर्जेंट क्वेश्चंस की यही डेफिनेशन है, सेम। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो कन्वर्जेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट कन्वर्जेंट टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं, और सब्जेक्टिव असेसमेंट डाइवर्जेंट असेसमेंट होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब आगे चलते हैं, सब्जेक्टिव को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले जो सब्जेक्टिव असेसमेंट है ये दो तरह की होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सब्जेक्टिव है ये डिफिकल्ट टू स्कोर होती है, यानी जैसे ऐसे है तो उसको पढ़ना, ओपन यूनिवर्सिटी में हमने बीएड किया, एमएड किया, तो एमए एजुकेशन किया, तो वो लंबी लंबी हम तहरीरें अपनी कहानियां झाड़ते हैं।
तो मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने और मैंने हमने जो है 2016 में या 15 में आई थिंक दिया था बीएड के पेपर। तो वो कहते हैं मुझे पेपर आता नहीं था, मैं तो अपने घर के हाल अहवाल सारे लेके, हेडिंग वही जो रटा लगाई हुई थी, बाकी घर के हाल अहवाल इधर उधर की सारी अंग्रेजी मैंने, और उसके बड़े अच्छे मार्क्स आ गए। तो इसमें बाइसनेस शामिल होती है, यानी एग्जामिनर पसंद करता है किसी एक हेडिंग को, किसी एक जवाब को, दूसरे को वो नहीं करता, हालांकि वो ठीक हो सकता है। तो ये जो है वो इसमें बाइसनेस शामिल हो सकती है, स्कोरिंग इसकी डिफिकल्ट होती है, और ये कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम मेजर करता है। जैसे हम हॉट्स कहते हैं ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है वो सब्जेक्टिव टेस्ट से मेजर होती हैं, जबकि जो लॉट्स होती हैं, नॉलेज कंप्रीहेंशन एप्लीकेशन, ये लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट से मेजर होती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉट्स ऑब्जेक्टिव में और हॉट्स जो हैं वो सब्जेक्टिव में, कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ओपन एंडेड, इसका दूसरा नाम कंस्ट्रक्टिव या एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स है। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो स्टूडेंट है उसको कोई लिमिट नहीं दी जाती। मसलन मसले कश्मीर की वजूहात बयान करें, अब उसको कोई लिमिट नहीं देगी कि आप 300 वर्ड का लिखें, आप 200 वर्ड का लिखें, आप 10 पॉइंट्स बताएं, सिर्फ 10 वजूहात। अब इसी सवाल को अगर मैं यूं पूछूं, यूं इसको क्वेश्चन करूं कि मसला कश्मीर की 5 वजूहात बयान करें, अब जी है तो सब्जेक्टिव, लेकिन इसके कोई भी 5 वजूहात मैं बता सकता हूँ, एक यानी ये 5 फिक्स नहीं है, कोई भी 5, लेकिन इसकी लिमिट मैंने दे दी है। तो वो जो सवाल जिसमें हम साथ लिमिट भी लगा देते हैं कि आपने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक या इतना ही जवाब आपने इसका देना है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्लोज एंडेड या रेस्ट्रिक्टेड रिस्पांस। और जिसमें हम लिमिट नहीं देते, इंडिविजुअल के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इसका डिटेल आंसर प्रोवाइड कर दे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सटेंडेड रिस्पांस। ये पूछा जा सकता है इम्तिहान में। ओपन एंडेड, कंस्ट्रक्टिव या एक्सटेंडेड रिस्पांस वो होता है जिसमें एक इंडिविजुअल नीड लॉन्ग डिटेल आंसर, जबकि क्लोज एंडेड में नीड शॉर्ट डिटेल आंसर। ये सब्जेक्टिव होते हैं लेकिन ऐसे टाइप नहीं होते। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो दो कैटेगरी है उनमें कौन सी टाइप है, तो ये ओपन एंडेड या कंस्ट्रक्टिव या एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन होते हैं। अब एक और कंफ्यूजन भी होती है, स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद जो क्लोज एंडेड हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कभी भी नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन का सिर्फ एक स्टेटमेंट में आंसर होता है। इसमें ये देखें अगर आप, तो नीड शॉर्ट डिटेल आंसर, इसमें जैसे मैंने बताया 5 वजूहात, 10 वजूहात, 15 वजूहात, 20 वजूहात, 100 वर्ड, 50 वर्ड्स, तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्लोज एंडेड या रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस कहलाएगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में नहीं आते, इनको अभी हम यहाँ पे देखते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव जो है ये कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स मेजर नहीं करते, लॉट्स को मेजर करते हैं, लॉ ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को। इनकी दो टाइप्स होती हैं, जैसे सब्जेक्टिव की दो हैं। तो सप्लाई टाइप या सिलेक्शन टाइप। सप्लाई टाइप से क्या मुराद है, सप्लाई करना, फ्राहम करना। इसमें इंडिविजुअल को जो अपना जवाब है वो सप्लाई करना होता है, प्रोवाइड करना होता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे शॉर्ट आंसर हैं, ये दोनों सप्लाई टाइप क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन जिसमें बच्चे को या इंडिविजुअल को, एग्जामिनी को सिलेक्शन करनी होती है अपने जवाब की, जैसे एमसीक्यूज हैं, 4 में से कोई एक, ट्रू फॉल्स हैं, 2 में से कोई एक, इसी तरह कॉलम मैचिंग है, तो उनमें से भी उसने चूज करना होता है दुरुस्त जवाब मैचिंग के थ्रू। तो ये तीनों सिलेक्शन टाइप की कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब बाकी आपने पढ़ा हुआ है कि एमसीक्यूज की स्टेम को जो है, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को स्टेम कहते हैं, दुरुस्त जवाब को आंसर कहते हैं, बाकी को डिस्ट्रक्टर कहते हैं। अभी आगे जाके आइटम डेवलपमेंट में ये हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मजीद भी इसके बारे में, इतना जान लेना आपके लिए काफ़ी है। वो सवाल जिनमें हम कंफर्मेशन रिक्वायर करते हैं उसको हम जो है वो टैग क्वेश्चन कहते हैं। वो सवाल जिसके आगे यस या नो लिखा होता है उसको हम पोलर क्वेश्चन कहते हैं। ट्रू फॉल्स नॉर्मली पोलर क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद है कंबाइंड टेस्ट। अच्छा, आप हमारे यहाँ जो टेस्ट चलते हैं ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे हमारे बोर्ड के या पैक के इम्तिहान होते हैं तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो वो पेपर जो सब्जेक्टिव भी हो और ऑब्जेक्टिव भी हो तो वो क्या क्या कहलाता है, कंबाइंड टेस्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कंबाइंड टेस्ट कहलाता है। उस स्टेम डिस्ट्रक्टर। अच्छा, डिस्ट्रक्टर वो होता है जो गलत जवाब होते हैं, तो कोशिश की जानी चाहिए सारे डिस्ट्रक्टर की लेंथ एक जैसी हो। डिस्ट्रक्टर इफेक्टिव वो होता है जो लो अचीवर को, यानी वो स्टूडेंट जो ये समझते हैं कि ये ठीक है
तो वो जिनके टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं वो ज़्यादा अगर उस जो ऑप्शन है उसको चूज करें तो वो हमारा इफेक्टिव डिस्ट्रक्टर होता है। और इनइफेक्टिव वो होता है जिसको लो अचीवर हाई अचीवर इक्वली करें या हाई अचीवर भी उसको ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो जो है हमारा इनइफेक्टिव डिस्ट्रक्टर होता है। ठीक है जी। और इसके बाद नेक्स्ट है असेसमेंट बाय पर्पस। अब असेसमेंट बाय पर्पस में दो तरह के टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की आगे कैटेगरीज हैं, अचीवमेंट है, डायग्नोस्टिक है, एप्टीट्यूड है, इंटेलिजेंस है, एडमिशन टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। जबकि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में कोई भी कोई क्विज है, कोई क्लास टेस्ट है, इंटरव्यू है जो टीचर क्लास के अंदर लेता है, इसको नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। इंटरव्यू सॉरी इसमें नहीं आएगा जी। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की हम बात करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिनको एक्सपर्ट बनाते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या टेस्ट ब्लूप्रिंट। क्या होता है, कोई बता सकता है? दो लाइनों में अगर कोई बताना चाहे, मैं सांस ले लूं। टेस्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए? सर ये टेस्ट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। It is a two-way chart which is used to develop a test. अच्छा, इस टू वे चार्ट में कौन सी दो चीजें शामिल होती हैं? सर इसमें एक कंटेंट होता है और दूसरा जो होता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कंटेंट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मौजूद है, ये यहाँ पे मौजूद है इंशाल्लाह ताला। शायद कि आज इसकी बारी आ जाए, देखते हैं अगर मेरी हिम्मत ने मेरा साथ दिया तो। जी, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की हम बात कर रहे थे। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो बैलेंस होते हैं। बैलेंस किस टेस्ट को कहते हैं? जिसमें ऑब्जेक्टिव और कंटेंट का बैलेंस रखा गया है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में भी हम यही बात करेंगे कि ये एक बैलेंस टेस्ट को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। बैलेंस टेस्ट से क्या मुराद है? बैलेंस टेस्ट से मुराद ये है, अब जैसे 2019 में 2020 में ये जो पंजाब जो बोर्ड कमेटी चेयरमैन बोर्ड कमेटी है पंजाब की, उन्होंने डिसाइड किया कि मैट्रिक और इंटर का जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें 70% नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, 20% कंप्रीहेंशन के और 10% एप्लीकेशन के। ठीक है, ये डिसाइड हुआ है 2020 में। पंजाब कमेटी ऑफ बोर्ड चेयरमैन जिन्होंने डिसाइड किया है, PBCC, इन्होंने डिसाइड। अब इसमें बैलेंस कैसे हम टेस्ट अब बनाना है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक लेवल का, तो बैलेंस कैसे बनाएंगे? बैलेंस हम ऐसे बनाएंगे कि एप्लीकेशन नॉलेज लेवल के 70% हमने क्वेश्चन बनाने हैं पूरी बुक में से। ठीक है, तो अब टेस्ट उस वक्त बैलेंस होगा जब हम उसकी कंटेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर जब हम बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्टिव है हमारे वो भी अचीव हो जाएं नॉलेज लेवल के, और कंटेंट भी हमारा जो है ये ना हो कि हम एक चैप्टर में से 15 क्वेश्चन ले लें और अगले चैप्टर में से सिर्फ 2 ले रहे हो, अगले से फिर 10 ले लें और अगले एक चैप्टर से बिल्कुल क्वेश्चन ही ना लें, ऐसे ना हो। तो बैलेंस टेस्ट वो होगा जो जितना जिस चैप्टर का कंटेंट है, अगर ज्यादा कंटेंट है 10 पेजेस का चैप्टर है फर्ज करें तो उसमें से 10 क्वेश्चन ले रहे हैं, 3 पेजेस का चैप्टर है तो उसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कंटेंट। तो बैलेंस टेस्ट वो होता है जिसमें ये दोनों चीजों का बैलेंस बराबर रखा जाता है, कंटेंट और ऑब्जेक्टिव का। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ये एक्सपर्ट बनाते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, एक्सपेरिमेंट इनको इवेलुएट किया जाता है कि क्या ये वाकई वैलिड और रिलायबल है। वैलिड से मुराद ये है कि मैं एक टेस्ट लेना चाह रहा हूँ ब्लूम टैक्सोनॉमी का, कि मेरे बच्चों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी को अंडरस्टैंड किया कि नहीं किया, तो मेरे जो क्वेश्चन है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी से ही रिलेटेड हो। ये ना हो कि इसमें जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिस और जनरलाइजेशन का मैं बजाय इसके नॉलेज कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन करूँ, मैं थ्योरी और लॉ और ऑब्जर्वेशन इन चीज़ों पे चला जाऊँ। नहीं, तो मेरा टेस्ट उस चीज़ को मेजर कर रहा है जिस चीज़ के लिए मैंने इसको बनाना, जिस चीज़ के लिए मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ, तो ये उसकी वैलिडिटी कहलाती है। अब यही टेस्ट क्या एक से ज़्यादा जगह पे मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या वो उसके रिजल्ट देता है मुझे? ये ना हो कि एक जगह तो उसके रिजल्ट ठीक आ रहे हैं और बाकी जगह पे उसके रिजल्ट ही ठीक ना आ रहे हो, तो ये इसकी रिलायबिलिटी होती है। तो जो
स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है तो वो वैलिड होता है, वो रिलायबल होता है और बैलेंस होता है, और उसको कौन बनाता है? एक्सपर्ट बनाते हैं। और ये कब दिया जाता है? इसको पहले इवेलुएट किया जाता है, चेक किया जाता है कि ठीक है या नहीं है। ये एक्यूरेट होता है, इसमें कंटेंट स्टैंडर्डाइज होते हैं, ये सारे कंटेंट को कवर करता है। इसमें नॉर्म्स होती हैं, नॉर्म से मुराद ये है कि इसके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए टेस्ट बनाया जाता है। ठीक है, इसमें हर आइटम को एनालाइज किया जाता है कि क्या ये वाकई जो है हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसके बरक्स टीचर मेड टेस्ट। अब टीचर मेड में आप भी टीचर है, मैं भी कुछ अर्सा टीचर हूँ, बल्कि अब भी मैं टीचर ही हूँ। तो कभी हम क्या ये देखते हैं कि सोचा है कभी कि ये नॉलेज लेवल का है, ये कंप्रीहेंशन का है, ये सिंथेसिस है, ये एवोल्यूशन? कभी भी नहीं सोचते हम। हाँ, अगर हमें पैक जो है वो नॉमिनेट कर दे तो फिर वहां पे जाके तो हमारा क्वेश्चन को सोच रहे होते। आप में से शायद कोई मौजूद हो ऐसा जिसने पैक आइटम राइटर में काम किया हो। तो हमारा जो टेस्ट होता है वो ना तो बैलेंस होता है, ना ही कोई खास वैलिड होता है, ना ही कोई खास एक्यूरेट होता है, ना ही कोई इसमें कोई स्पेसिफिक नॉर्म्स होती हैं, ना ही हम इसमें आइटम को एनालाइज करते हैं। तो टीचर मेड टेस्ट को इसको दूसरा नाम टीचर मेड टेस्ट है, और ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होता है। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट की दो टाइप्स हैं। ये दोनों जो टाइप्स हैं, इसकी क्राइटेरियन रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस, ये रॉबर्ट ग्लेजर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक में मौजूद नहीं है, जो आपके पास मौजूद होगी। ये कुछ दिन पहले जो है मुझे कहीं से ये मिला था पॉइंट, तो मैंने ऐड किया है। नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस जो है टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, मैंने उनका एक टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद अब मैं ये देखता हूँ कि रोल नंबर 1 जो है, इसके बराबर कितने बच्चों के मार्क्स हैं, या कितने बच्चों के मार्क्स रोल नंबर 1 से, या फॉर एग्जांपल कोई नाम मैं लेता हूँ, अली है, तो अली से कितने बच्चों के मार्क्स अली के बराबर या अली के से कम है। ठीक है, तो फर्ज करें 50 के बजाय 100 कर लें। जी सॉरी सर, नेम रिपीट कर दें। रॉबर्ट ग्लेजर, ये लिखा हुआ है ऊपर, रॉबर्ट ग्लेजर जी। नॉर्म रेफरेंस की बात कर रहा था। 50 के बजाय मैं 100 स्ट्रेंथ कर रहा हूँ, थोड़ा अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। 100 बच्चों की मेरी क्लास है, मैंने उनसे टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद मैं बच्चों को स्कोर यानी टेस्ट लिया, क्वांटिफाई कर दिया, यानी स्कोरिंग कर दी। स्कोरिंग करने के बाद अब मैं उनकी असेसमेंट कर रहा हूँ, यानी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। जो मेरे स्कोर आए हैं उनके इंटरप्रिटेशन, तशरीह कर रहा हूँ रिजल्ट्स की। दो तरह से कर सकता हूँ, नॉर्म रेफरेंस से भी या क्राइटेरियन रेफरेंस से भी। अब नॉर्म रेफरेंस में ये देखता हूँ, जैसे हम अक्सर करते हैं कि क्लास में कितने बच्चों को समझ आई है, ये एक हमारा स्टैंडर्ड होता है, क्राइटेरिया होता है। एक स्टैंडर्ड हमारा ये होता है कि कितने बच्चों ने जो है पासिंग मार्क्स लिए या पासिंग मार्क्स नहीं लिए, या फर्स्ट डिवीजन ली, सेकंड डिवीजन ली, या A+ ग्रेड लिया या B ग्रेड लिया। ये हमारा एक क्राइटेरिया हम फिक्स करते हैं। या तो हम उनकी आपस में पोजीशन कंपेयर करते हैं कि कितने बच्चों को समझ आई, कितनों को नहीं, या फिर हम यूं देखते हैं इसको कि क्या कितने बच्चे जो है वो पास हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। ये भी एक क्राइटेरिया हम सेट कर लेते हैं। बहरहाल अब 100 बच्चों की क्लास है, मैंने टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद अब मैं ये देखता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अली। तो मैं ये देखता हूँ कि 100 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स अली से कम हैं, ठीक है, या अली के बराबर हैं। फर्ज करें क्लास 100 की है, तो 100 में 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स अली के बराबर या अली से कम हैं। तो इसके लिए हम रैंक यूज करते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल इसी चीज का नाम है कि एक इंडिविजुअल को हम कंपेयर करते हैं बाकी इंडिविजुअल के साथ 100 उसकी परसेंटेज में से, कि कितने परसेंट इंडिविजुअल का स्कोर इस एक स्टूडेंट से कम या इसके बराबर है। अब जैसे मैंने बताया कि 90% है, अली का स्कोर जो है वो फर्ज करें 90 है, अली का स्कोर जो भी है, तो उससे कम या उसके बराबर कितने बच्चों के स्कोर है, 90 के। तो हम क्या कहेंगे, अली का जो परसेंटाइल है वो कितना है, 91, यानी 90 बच्चे इससे कम हैं। तो हम एक इंडिविजुअल के स्कोर को बाकी क्लास के स्कोर के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। आप में से जिसने NTS का गैर टेस्ट दिया होगा तो वो परसेंटाइल बताते हैं कि 50,000 या 5,000 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है, तो आपका जो है 17th परसेंटाइल है। इसका मतलब ये है कि 70% स्टूडेंट से आपके मार्क्स ज्यादा हैं। आपका जो परसेंटाइल है वो 20% है या 21% है। इसका मतलब ये है कि 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आपसे कम है, ये परसेंटाइल होता है। तो कंपेयर एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल, इसमें ग्रुप सेम होता है। कंपैरिजन इज मेड अमंग इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है, जैसे मैंने बताया है
कि हर इंडिविजुअल का स्कोर देखा जाता है और फिर हर एक के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। ये स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेट करता है। इसमें परसेंटाइल रैंक यूज़ किया जाता है, मैंने इसके बारे में बता दिया है। ये जो है किसी डिसीजन के लिए यूज़फुल होता है और ये स्टूडेंट जो परफॉर्मेंस है या टेस्ट हमारा उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। स्टूडेंट को रैंक करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। इसके बरक्स है क्राइटेरियन रेफरेंस। अब क्राइटेरियन रेफरेंस में फ़र्ज़ करें मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ या थर्ड लॉ या फर्स्ट लॉ फिजिक्स में पढ़ा, या मैंने जो है ये पढ़ाया टॉपिक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का फॉर एग्जांपल, या फिल्ट्रेशन पढ़ाया, कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ाया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये बच्चों ने इसको कितना समझा है। ठीक है, अब मैंने बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना, मैंने उस क्राइटेरिया के साथ कि कितने बच्चों ने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन या ये जो चैप्टर है इसके टेस्ट में कितने बच्चे पास हुए हैं, पास फेल ये भी एक क्राइटेरिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन ये भी एक क्राइटेरिया है, A B C D E F ग्रेड ये भी एक क्राइटेरिया है। या हम ये क्राइटेरिया भी फिक्स कर लेते हैं कि इतना 20 में से कम आपको 15 जो है सवाल ठीक होने चाहिए, भी एक क्राइटेरिया है। तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं और इसमें हम इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है वो आपस में एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल के साथ कंपेयर नहीं करते। हम ये देखते हैं कि कितने बच्चे पास हुए कितने फेल हुए, तो ग्रुप परफॉर्मेंस हम देखते हैं। ठीक है, इसमें हम ग्रुप परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो इट मेजर्स अ चाइल्ड परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ सेट ऑफ क्राइटेरिया और लर्निंग टास्क, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड। It shows skill that a child has mastered by showing performance. Measure the fixed performance outcomes. इसमें हम फिक्स परफॉर्मेंस आउटकम, जैसे मैंने बताया कि कोई एक चैप्टर है या उसके क्वेश्चन है तो फिक्स होते हैं, वो हम मेजर कर रहे होते हैं। इसमें परसेंटेज रैंक यूज की जाती है, इतने परसेंट पास हुए इतने परसेंट फेल हुए, जबकि नॉर्म रेफरेंस में परसेंटाइल। 3 बेसिक डिफरेंस में बता रहा हूँ, इम्तिहान में अगर आपसे पूछा जाए तो वही आपने बताने हैं, समझा मैंने आपको लंबा चौड़ा दिया है। पहला डिफरेंस ये है कि नॉर्म रेफरेंस में हम एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस दूसरे इंडिविजुअल के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस में हम एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस किसी लर्निंग टास्क, किसी ऑब्जेक्टिव या किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, स्टूडेंट के साथ नहीं करते। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को, नॉर्म रेफरेंस में इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर किया जाता है, इसमें ग्रुप परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर किया जाता है। थर्ड मेजर डिफरेंस है, नॉर्म रेफरेंस में हम परसेंटाइल रैंक यूज करते हैं, जबकि क्राइटेरियन में हम परसेंटेज रैंक यूज करते हैं। उसके बाद है स्टेप्स फॉर टेस्ट कंस्ट्रक्शन। टेस्ट हम कैसे बनाते हैं? टेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पर्पस देखते हैं कि हम टेस्ट क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्या किस लिए बनाना चाहते हैं। तो डिटरमाइन द पर्पस ऑफ टेस्ट, देन हम उस पर्पस के बाद हम जो है उसके ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम अपने जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको डिफाइन करते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए। देन हम अपने जो टॉपिक्स हैं उनकी आउटलाइन बनाते हैं, फिर हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते हैं और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के बाद हम टेस्ट तैयार करते हैं। ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन अगर पूछा जाए तो देख लीजिएगा जैसे आप लोग बनाते हैं। अब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, TOS इसको सिंपली कहा जाता है, टेस्ट ब्लूप्रिंट इसका एक और नाम है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में 2 चीज़ें होती हैं, इसके 2 एक्सेस होते हैं, ये है वाई एक्सेस जो वर्टिकल होता है, ये हॉरिजेंटल होता है एक्स एक्सेस। ठीक है, हमेशा ये तो फिजिक्स वालों को ज़्यादा पता होगा, ये हमेशा वाई एक्सेस ऐसे होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, वर्टिकल, ये राइट लेफ्ट, एक्स एक्सेस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होता है। तो इसका जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन समझ लें कि आप एक टेबल बनाया, ठीक है, जिसमें कॉलम, ये वाले कॉलम होते हैं, ये वाली रोज होती हैं। ठीक है, वर्टिकल जो है वो कॉलम होती हैं और हॉरिजेंटल ये रोज होती हैं, कंप्यूटर वालों को पता होगा। अब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन समझ लें कि आपने पेज के ऊपर एक टेबल बना लिया जिसमें मुख्तलिफ खाने बना लिए इस तरह के। अब इस साइड पे आप वर्टिकल फॉर्म में आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि हमारा जो बोर्ड की कमेटी बैठी 2020 में, उन्होंने डिसाइड किया, पंजाब के 9 बोर्ड हैं तो उन्होंने डिसाइड किया, 9 बोर्ड हैं उनके चेयरमैन ने डिसाइड किया। मोबाइल तो उनसे ले लें लेकिन माइक ऑफ कर दें प्लीज, मोबाइल बेशक उनसे ले लें। उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया, वो कौम मुसल्लत हो गई उधर कहीं। अच्छा तो बात हो रही थी हमारी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की। एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे मैं बता रहा था, शायद बंदा घूम जाता है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो तो, बात में कर रहा था पंजाब
के जो पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन उन्होंने पीबीसीसी ने जो डिसाइड किया, ये उन्होंने 3 डिसाइड कि नॉलेज जो है वो 70% होगा, कंप्रीहेंशन 20% और एप्लीकेशन 10%। अब इस तरफ अब जब आप एक टेस्ट बनाएंगे ना, तो आप इस तरह का एक चार्ट टेबल बना लेंगे। इधर आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आप लिखेंगे चैप्टर नंबर 1 या टॉपिक नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, जितने भी चैप्टर हैं, और एंड पे आप टोटल लिखेंगे। अब एक्स एक्सेस के ऊपर आपने ऑब्जेक्टिव लिखने हैं और वाई एक्सेस पे आपने कंटेंट लिखना है कि चैप्टर नंबर 1 में से नॉलेज के फर्ज करें ये 10 पेजेस का है, तो उसमें से आपने कितने जो है वो क्वेश्चन बनाने हैं, चैप्टर 2 में से कितने, 3 में से कितने, 4 से, तो हर चैप्टर का आप ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसी तरह आप अगले जो हमारा ऑब्जेक्टिव है फिर उससे अगले का ऐसे ही इस तरतीब से आप लिख लेंगे। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक 2 वे चार्ट है जिसमें हम ये एक बैलेंस टेस्ट को मेजर करने या सॉरी बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि एक वैलिड, रिलायबल और बैलेंस टेस्ट हम कैसे जो है वो बना सकते हैं। It is a two-way chart that describe the topics to be covered by a test and the number of items or points which will be associated with each topic according to objective of the topic। इसमें दो चीजें होती है, कंटेंट और ऑब्जेक्टिव। मकासद इसके क्या होते हैं? बैलेंस टेस्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव और कंटेंट में इंटीग्रेशन के लिए, और पूरे जो आपका टॉपिक या चैप्टर है या बुक है उसमें से सारे बुक में से कंटेंट लेने के लिए, और टेस्ट की वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए। स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर आप जो है अपना जो कंटेंट है आप वो ड्राफ्ट बनाते हैं, कंटेंट क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फिर कंटेंट, फिर आप 2 वे टेबल ऑफ चार्ट बनाते हैं। नंबर 1 2 3 4 और वाई एक्सेस पे आपके क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। अब इसका ये फार्मूला है, ये मेरा ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसकी डेफिनेशन देख लें कि 2 वे चार्ट है जिसमें हम जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कंटेंट और ऑब्जेक्टिव्स को कि कैसे हमने टेस्ट बनाना है, दोनों को आपस में बैलेंस रखते हुए। जी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद मैं थक चुका हूँ, बोलने की हिम्मत अब जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये लास्ट हमारी स्लाइड है, 20 स्लाइड है इस चैप्टर की। ऑब्जेक्टिव्स किसको कहते हैं? एम्स, गोल्स और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी मुल्क के, किसी नेशन स्टेट के जो नेशनल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और ये ब्रॉडर इन टर्म होती हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एम्स कहते हैं। लॉन्ग टर्म्स नेशनल लेवल एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? एम्स कहते हैं। रिमूविंग इलिटरेसी फ्रॉम पाकिस्तान, इट इज एम, ठीक है, ये एक एम है। इसी तरह प्रोलिफरेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ ECE एजुकेशन इन पंजाब या पाकिस्तान, ये एक नेशनल लेवल का एम है। उसके बाद आते हैं गोल्स। गोल जो है ये किसी एजुकेशनल स्टेज के होते हैं, यानी प्राइमरी स्टेज है, एलिमेंट्री स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, इस स्टेज के, सब्जेक्ट के या किसी इदारे के होते हैं ये। यानी एक इदारा जो है वो तरक्की करना चाहता है, वो अपना एडमिशन रेट बढ़ाना चाहता है, वो अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना चाहता है, तो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड, सब्जेक्ट बेस्ड या फिर एजुकेशनल स्टेज बेस्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? गोल्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, अब प्राइमरी स्टेज में हमारा जो ड्रॉप आउट है इसको मिनिमाइज करना, मिनिमाइजिंग ड्रॉप आउट एट प्राइमरी लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेज की बात आ गई तो ये हमारा गोल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद या फिर हम यूँ कह सकते हैं, क्या कर रहे हो? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पापा के साथ जाना है आपके के पास। अक्सा आपका माइक कौन है प्लीज? अच्छा मैंने समझा शायद मुझे ऑब्जेक्टिव और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। जी तीसरा पॉइंट है ये क्लासरूम के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, SLOs आर क्लासरूम लेवल एक्सपेक्टेशन, यानी जो आप पढ़ाते हैं, जैसे हम चैप्टर पढ़ाते हैं, टॉपिक सॉरी पढ़ाते हैं ना, तो सबसे पहले लिखते हैं, जैसे हमने 2 दिन पहले भी बात की है कि लेसन प्लानिंग के सबसे पहले SLOs है, तो पहले हम बोर्ड के ऊपर